अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू नॉवल कलेक्शन पर खुश आमदीद। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो कर लें इसको सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के बेहद खूबसूरत नावल की तरफ, जिसका नाम है जो फूल राह की धूल थे। अक्टूबर के अवाइल में दिन तेजी से सिमटते और रातें बढ़ने लगी थी। वो रात जो इधर आंख लगती और उधर ख़त्म हुई की तफसीर बनी हुई थी, अब आती तो यूँ लगता जैसे ख़त्म ही ना होगी। 8 बजे तक ईशा की अजान से फारिग होने के बाद जीना को लगता कि उस पर इम्तिहान की घड़ी आन पहुंची है। जवानी की नींद तो बहुत बदमस्त और बदहोशी से भरपूर होती है, फिर क्यों से रात शुरू होते ही खौफ और वहमें घेरने लगते थे। वो कितनी ही देर से बेचैनी से करवटें बदलती रही, दिल ताकि किसी तौर चैन ही ना ले रहा था, और आँख आँख थी कि खुश खुद ही ना होती थी। या अल्लाह, मेरे खुदा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस एक असजद। वो खुद पर काबू पाते हुए तकिए में मुंह दिए सिसक उठी, और बाहर स्याह रात धीरे धीरे गुजरने लगी, किसी की मजबूरी, किसी की बेबसी का ख्याल किए बगैर। लड़कियां तो अपनी शादी की खबर सुनकर खिल उठती हैं। जरा इसकी शक्ल देखो, जैसे शादी ना हुई कोई सजा सुना दी हो हमने उसे। आपा के आते ही अम्मी जिस तरह शुरू हुई थी जीना, और भी पसमुर्दा होने लगी। ठीक हो जाएगी अम्मी जी। जो लड़कियां अपने मेके से ज्यादा अटैच होती हैं उनके साथ यही मसला होता है, खामखा की टेंशन ले लेती हैं। आपा ने एक तीखी सी नजर किताब रखती खामोश बैठी जीना के ऊपर डालते अम्मी को तसल्ली दी थी। टेंशन लेती है या देती है? अम्मी ने तेज लहजे में कहा था। जब से शादी की तारीख तय हुई, बजाय जो उसने एक भी काम में खुद से बढ़कर दिलचस्पी ली हो। तुम भी रोज रोज उस हाल से नहीं आ सकती। मैं अकेली जान कहाँ तक देखूं? चले कर लेते हैं, चले कर लेने दे ऐश। वैसे भी अब की बार मैं पूरे हफ्ते के लिए आई हूँ, जितनी हो सकेगी तैयारी करवा के जाऊंगी। आपा ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की थी। देखो, कोई शौक और भड़कीले से कपड़े नहीं लेने किसी के। पढ़ी लिखी फैमिली है, सब भी बहुत डिसेंट और सोबर हैं, बस इसी को सामने रखकर शॉपिंग करनी है। अम्मी कुछ ठंडी पड़ सी गई थी। उनकी गुफ्तगू को एक ही ट्रैक पर चलता देखकर जीना का दिल भरसा गया था। कहने को ये मेरी माँ है, मुझे जन्म देने वाली, मेरी रग रग से वाकिफ, और ये मेरी माँ जाई, जिससे कोई खुशी कोई गम मैंने कभी नहीं छुपाया। और अब ये दोनों सब जानते बूझते ऐसे अनजान पर रही है जैसे मुझे मेरी ख्वाहिश को जानती ही नहीं। वो किताब बंद करते उठ खड़ी। कल से तुम हमारे साथ बाजार जाओगी, अपनी शॉपिंग तुम अपनी पसंद से कर लेना। आपा को वो नजर आ ही गई थी। उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। पसंद, मेरी पसंद का क्या है आपा? शादी आपकी पसंद से, लोग आपकी पसंद के, तो फिर कपड़े मेरी पसंद के क्या मायने रखते हैं? सिर्फ आप लोगों के शो करने को, आप सिर्फ आप लोगों के शो को कामयाब करने के लिए वो इस कदर कड़वा बोलेगी। ये ना तो अम्मी के जहन में था, ना आपा के। पहले तो वो शजदर सी रह गई। बहुत अच्छा, तुम आराम से घर बैठो, मैं और अम्मी खुद ही सब कुछ कर लेंगे। आपा ने तेजी से हाथ हिलाकर अम्मी को कुछ भी बोलने से रोका, और कतियत से बोली तो वो पैर चटक पटकती हुई वहां से चली गई। देख रही हो इसकी हरकतें? अम्मी ने जाने अपने गुस्से को कैसे जतन से कंट्रोल किया था। उसके हटते ही फट पड़ी। ओह अम्मी, कुछ हौसला, वो आजमा रही है, कुछ आप आजमाएं, तभी बात आगे बढ़ेगी ना। आपा ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो और बिगड़ने लगी। वो अपना नहीं, मेरा हौसला आजमा रही है। गजब खुदा का, माँ बाप ना हुए दुश्मन हो गए। माना के बात तय थी उसकी हद से, मगर मुंह जुबानी ही ना। कौन सा निकाह तोड़वाया है हमने खुदा ना खास्ता? फिर भी 5 साल हो गए थे बात हुए, कुछ तो असर लेना ही था उसने। वो बाकायदा मंगनी थी, मुंह जुबानी बात 5 साल तो नहीं रहती ना। आपा ने जीना का दिफा भी बहुत कमजोर लहजे में किया था। इस मकान घर में वो मकाम मम्मी और अब्बू का था, उसे चैलेंज करने की जुर्रत किसी में ना थी। बल्कि अब्बू के रौब तक तो बात बाद में पहुंचती, पहले हर मामले में अम्मी के कोर्ट में अप्रूव होता था। फजूल बातें मत करो फरीना, ऐसी कमजोर सोच की है ये लड़की। हमने बात तय की थी, हमने खत्म कर दी। तीन में ना 13 में ख्वाह ख्वाह से लिए बैठे हैं। उन्होंने इसी अपनी सी कहकर बरहमी से सर झटका। अच्छा छोड़े उसे, कल की इसे कल को अपने घर बार वाली हो जाएगी तो हंसेगी अपने माजी की बेवकूफ़ी पर। और वैसे भी कामरान काफ़ी अच्छा बंदा है, और सबसे बढ़कर ये थी पढ़ी लिखी फैमिली, तीनों भाई पढ़े लिखे हैं, बहनें भी लाइक फाइक, और भाभियाँ भी। इसका मिजाज मिल जाएगा कामरान के साथ तो फिर कोई मसला ही नहीं। आपा और जीना के बीच कासिम था। इस तरह वो 5 साल छोटी, यानी 5 साल के फासले पर ये फासला 2 4 5 साल कम होता तो शायद वो जीना की ज्यादा जान पाती। दिल पर लिखी तहरीरें किसी रबड़ से मिटाई जा सकती तो फिर रोना किसका था? वो भी दिल पर लिखा असजद का नाम मिटाकर आराम से कामरान का नाम चढ़ा लेती, मगर कोई तो रबड़ नहीं था ऐसा। यहाँ आकर साइंस फेल हो जाती। आपा की बातों ने अम्मी को वक्ती तौर पर फैला दिया।
मगर जीना से वो कुछ ज़्यादा खुश ना थी। सबसे छोटी होने के बायस वो इनकी रोब में थी, लाडली भी। इन मायनों में तकरीबन हर रोज़ फ़रमाइश भी पूरी की जाती थी। माशी हालात भी अच्छे थे और अब जब मौका आया तो पिछले बरामदे की ठंडी सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर सर रख के वो अब दीदा थी। 5 सालों से वो एक ही शख्स का नाम अपनी नाम के साथ सुनती चली आई थी और वो शख्स था ही इस काबिल कि वो उसकी हमराही पर फ़ख्र करती। खुशनुमा आँखों वाला वो शख्स कैसे दिनों में इसके दिल में घर कर गया था। उसने आँखें मोदी तो कितने ही आँसू पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके रुखसार भिगोने लगे। बंद पलकों तले कितने ही सुहाने मंज़र जाग उठे थे। फ़कत 5 साल पहले की बात थी, जब घर भर में लाडले बेटे आसिम की शादी के हंगामे जाग उठे। तब ज़ीना एफ़ए के एग्ज़ाम से फ़ारिग हुई थी। साथ ही घर में पहली बल्कि उसके होश में ये पहला बड़ा फ़ंक्शन हो रहा था। फ़ारिग की शादी एफ़ए के बाद फ़ौरन बात हो गई थी। ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उसकी शादी के बाद ली थी। दादी अम्मा को तो मैं महीना पहले ही घर ले आऊँगा। आसिम दादी का बहुत लाडला था, तो आफ़िया बेगम यानी उसकी माँ यही उनके साथ ना रह पाती थी और फिर इन सब से बड़े नूरे शेर शबीर अहमद को लेकर बड़े ठाठ से अलग घर में आन बसी। सच्ची बात तो ये है कि बच्चों में से किसी का भी दादी के बगैर दिन नहीं गुजरता था, मगर जब बाप ही इस बात को नहीं समझ पाया तो माँ को क्या शिकवा करते। छोटी-छोटी बातों को गलत फ़हमियों में ढालकर शौहर के दिल को उन्होंने अच्छी तरह से ब भर दिया, तो फिर नतीजा अलहदा घर की सूरत में निकला, जहाँ आफ़िया बेगम ने से अपनी हुकूमत चलाई। शौहर को उन्होंने अभी तक अपनी आँखों देखी और कानों सुनी तक रखा था। वो जो कहती उसी के मुताबिक वो फ़ैसला जारी करते और अब आसिम की ये उन्हें कतई पसंद ना आई थी। कोई ज़रूरत नहीं घर को लोगों से भरने की, उन्होंने तेज़ लहजे में कहा। तो आसिम ने एहतजाज किया, व्हाट लोग अम्मी, मैं दादी अम्मा की बात कर रहा हूँ, हमारे बाप की माँ है। अब की बार बुरा मान जाने पर वो सँभली। मेरे कहने का मतलब है अभी नए सिरे से घर की सेटिंग और पेंटिंग वगैरह होनी है। इस घर में रहकर हमने ये सब कराना है, ऐसे में उन्हें कहाँ सँभालते फिरेंगे? अच्छा लगेगा एक से दूसरे दूसरे से तीसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं। उन्होंने बात ही ख़त्म कर दिया। पता नहीं ये मंतिक आसिम के दिल को लगी या नहीं, बहरहाल वो खामोश हो गया। उसके बाद घर की सेटिंग फिर भी तब्दील हो गई और पेंट स्टैम्पर का काम भी पार हो गया, मगर दादी अम्मा शादी से महज़ 1 हफ़्ते पहले ही आई, वो भी आसिम के पुरज़ोर इसरार पर। ज़ीना मैं सदके जाऊँ, इधर तो आ मेरी बच्ची, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, इधर आओ नज़र उतारूँ। मैं वो मेहंदी वाले रोज़ तैयार होके आई थी, जब दादी अम्मा ने उसे पास बुलाकर बुलाए लेते हुए पता नहीं क्या कुछ पढ़कर उस पर फूँका था। कुंदन के दीदा-ज़ेब काम से सजा पीच कलर का लहंगा उसके अल्हड़ रूप को 4 चाँद लगा रहा था। "क्या कर रही हैं दादी अम्मा? मैंने तो अभी मेकअप भी नहीं किया।" वो शर्मा कर कसमसाई। उन्होंने उसकी अदा पर वारी जाते हुए उसकी पेशानी चूम ली। मेरी शहज़ादी को इन मसनूई चीज़ों की ज़रूरत ही कहाँ है? वो बड़ी बेताबी से अपने पोते का इंतज़ार कर रही थी। "खुदा के लिए दादी अम्मा मुझे इम्तिहान में मत डालें, ताई जान से बहुत डरता हूँ मैं।" वो उसे आसिम की शादी में शिरकत की भरपूर दावत दे रही थी, जिनके जवाब में वो फ़ोन पर डरने की अदाकारी करते हुए बोला, "जितना तुम लोग बंदों से डरते हो, इतना खुदा से डरने लगो तो बख्शे जाएँ।" वो नाराज़ हुई तो वो खूब ही हँसा, "बस मैं कुछ नहीं जानती, तू शादी पर आ रहा है।" उन्होंने अब के बाद रोब जमाया। शादी से 2 रोज़ पहले की बात थी। अम्मी आ रही हैं, बल्कि सभी घर वाले। ऐसे में मेरी क्या ज़रूरत भला? वो कन्नी कतरा रहा था। आफ़िया बेगम की तंज़िया गुफ्तगू और लियादे अंदाज़ सभी घबराते थे। ऊपर से जिस तरह वो अलग हुई थी, वो बात किसी को ना भूलती थी। दादी अम्मा के दुःख को सब अपना दुःख मानते थे। तो भला हर किसी की अपनी जगह होती है, तुम ना आए तो तुम्हारी कमी अपनी जगह। वो खफ़ा हुई। "मसला क्या है दादी अम्मा? सीधी बात बताएँ। आप जानती हैं नया-नया डॉक्टर बना हूँ, छुट्टी मिलना मुश्किल है।" लम्हा भर खामोश रहने के बाद वो मसलिहाना अंदाज़ में बोला। तो कुछ सोचने के बाद दादी ने बोली, "एक लड़की दिखानी है तुझे।" "क्यों? क्या मर्ज़ है उसे?" वो चौंका। अल्लाह ना करे वो दहल कर बोली। उसे डाँट दिया। सोच समझ कर बोला कर, अब डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर ही की नज़र से सोचूँगा ना। वो सा उसकी हौस जो मुकम्मल ही होने वाली थी। "अच्छा संजीदगी से मेरी बात सुनो, ज़ीना को दिखाना है।" वो बिलाखिर बोली पड़ी। "इसे क्या हुआ है?" हैरान होकर वो फिर से कह रहा था। फिर उनके डर से फ़ौरन ही बोला, "मेरा मतलब है खैर तो है, सालों हमारे साथ रहकर गई है, वो देखी-भाली है। लो अब उस देखी-भाली को 3 साल होने को आए हैं, तब 9वीं जमात में थी और अब 12 पढ़ चुकी है।" वो तफ़ाकुर से बोली तो उसे हँसी आई। वह बड़ा तीर मार लिया, मज़ाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं दादी अम्मा, देख कोई भी लड़की 3 साल पहले 9वीं में होगी तो अब वो 12 ही पढ़ सक चुकी होगी। आपको पोती ने क्या कमाल कर लिया भला? बेवकूफ़ शक्लो-सूरत रंग-ढंग की बात कर रही हो। उन्होंने बेतकल्लुफ़ उसे लताड़ा, फिर शहद आगीन लहजे में बोली, "इतनी नाज़ुक, इतनी प्यारी तबीयत, इससे ज़्यादा मीठी होगी, बल्कि वो पहले ही भी ऐसी ही थी।" अजद को 3 साल पहले वाली 14 साला ज़ीना याद आई, जो अपने बहन-भाइयों में सबसे प्यारी और इतनी ही डरपोक सी थी।
एक तो तुम्हारी इस बहस करने वाली आदत से बहुत तंग हूँ। आले ने तो तुम्हारे बाप को एक की 10 ना सुनाई तो कहना। उन्हें गुस्सा आ गया अपने तई, वो उसे इतनी अहम मालूमात दे रही थी और वो किसी खाते में नहीं डाल रहा था। अच्छा सॉरी, कान पकड़ता हूँ, बल्कि कहता हूँ तो मुर्गा बन के हाज़िरी दूँगा आपके पोते की शादी पर। वो शरारत से बोला, कोई ज़रूरत नहीं, सीधे-साधे इंसानों की तरह आओ, अच्छे से कपड़े पहनकर ज़ीना को भी तुम्हें दिखाना है। इनके कहने पर वो ठिठका, ये कौन-सी नई रस्म निकाली है दादी अम्मा? दादी को इतना तो मान रखोगे ना, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। वो मासूमियत से बोली। हज़रत खामोश हो गया। शबीर को कि मैं बाँध कर ना रख सकी, मगर हमारी बेटी देकर हमसे बन जाए तो इस बहाने कभी-कभार उसकी शक्ल देख लिया करूँगी। बेटे के ज़िक्र पर वो आप दीदा हो गई। वो बहुत छोटी है मुझसे दादी अम्मा, उसे दरहकीकत कोई बहाना ना सूझा था। ना मेरे बच्चे, इतनी अच्छी ठान है उसकी, रंग, रूप, कद-काठ सब तेरे साथ जचने वाला है। सज्जू वो जो ठान चुकी थी कि उनके लहजे से झलक रहा था। असद गहरी साँस भर के रह गया। वो ये भी जानता था कि दादी अम्मा के लबो लहजे का ये मान असद को उनकी हर बात मानेगा। उनकी माँ-बाप का दिया हुआ था। यकीनन अम्मी और अब्बू इस बात पर राज़ी थे, तभी दादी अम्मा उसे ये ओपन ऑफ़र कर रही थी। वो खुद तो उनका फर्माबरदार था ही। ओके, अब जबकि आप मुझे फँसाने का इरादा कर चुकी है, तो मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ सिवाय सरेंडर करने के। हाँ, सरेंडर है सिलेंडर? काहे का सिलेंडर? दादी अम्मा इतनी हैरानी से पूछने लगी, हज़रत को अपने कहके पर काबू पाना मुहाल हो गया। दादी अम्मा से आफ़िया बेगम की कम ही बनती थी। वजह ये थी कि बड़े बुजुर्गों की तरह दादी अम्मा को भी अपने बच्चों के अच्छे और मुफीद मशवरे और नसीहतें देने का शौक था। मगर क्या किया जाए जब बच्चों को उनकी कदर ही ना हो। मगर बज़ाहिर वो दादी अम्मा के सामने बिल्कुल चुप रहती। अलबत्ता शौहर बशीर अहमद तक अपने अल्फाज में हर बात पहुँचाने से हरगिज़ ना चौंकती। ये मैं ही हूँ जो याद बर्दाश्त कर रही हूँ बशीर। शदीद गुस्से के आलम में ये बात बताना हरगिज़ ना भूलती थी। वो कौन-सा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आ गई है, शादी के दिन गुज़ार कर वापस चली जाएँगी। शबीर अहमद भी यूँ बोला जिस तरह जैसे किसी को और की माँ के मतलब गुफ्तगू हो रही। मगर आसिम, ज़ीना और कासिम की तो मौजें लग गई थी। वो तीनों ही दादी के लाडले थे, उनकी आमद पर खुश थे। शादी में नाश्ते में दादी के हाथ से बने मक्खन के पराठे और चाय के साथ कोई ना कोई हलवा। इस उम्र में भी वो बच्चों के लिए कमर कस के किचन में घुस जाती। आफिया बेगम अपने किचन में उन्हें पाकर खून के घूंट भर कर रह जाती। बच्चों को अलबत्ता घुरकती थी, क्या अम्मी तेरे से बात हो, इतने मज़े की चीज़ें खा रहे हैं। आसिम मुँह पड़ता, वो हर शय उलट-पुलट कर देती है मेरे किचन का, उन्हें क्या पता कौन-सी चीज़ कहाँ रख रही है। वो अपने गुस्से पर काबू पाकर बोलती तो वो हाथ हिलाकर कहने लगता, डोंट वरी, चीज़ें हैं किचन में ही है ना, मगर ये बेतरतीबी बिल्कुल पसंद नहीं। वो तंग कर बोलती, तो आप उनके साथ खड़ी हो जाया करें ना हेल्प के लिए किचन में। मशवरा मुफ्त था, वो जलकर रह गई। साथ ही खड़े होना होता तो लगना होती, ये तो आपकी गलती थी ना। वो चल पड़ा था, क्या उसकी ज़ुबान दराज़ी पर वो हैरान हुई। वो बाहर जा रहा था, इधर आओ ज़रा, क्या बकवास कर रहे हो? उसकी पीछे लपकी, मगर वो उन्हें सुलझा कर निकल गया था। खबीस उदास पीस कर आएगी का लड़की वालों के यहाँ मेहंदी ले जाने का प्रोग्राम था, कहाँ रह गया ये सज्जू का बच्चा? दादी अम्मा को एक ही फ़िक्र खाई जा रही थी कि उनकी माँ, बहन, भाई पहुँच चुके थे अस्पताल में। इमरजेंसी केस से निपटने की वजह से वो लेट हो गया। 3 साल में उसकी शादी तो नहीं होनी थी। फिर बच्चा कौन-सा? दादी अम्मा, जीना ने उन्हें छेड़ा, शादी भी हो जाएगी जल्दी। वो मुस्कुराई और बेहद प्यार से उसे देखा। चलो भई, अब निकल रहे हैं, सब गाड़ियों में बैठो। आसिम मुजलद अंदर आते ही बोला, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता शलवार में वो बहुत हैंडसम लग रहा था और कुल्ले और गले में डाला दुपट्टा नुमा साफा ज़ीना को इस कदर खूबसूरत लगा कि उसने साफ कहा, ये बाद में मैं ले लूँगी और इसके साथ वाला सूट मैचिंग करके सिलवाऊँगी। हो सकता है रूबा का भी यही ख़्याल हो। वो शरारत से हँसा था और दादी अम्मा को आसिम की गाड़ी में बिठाने गई तो आसमा बेगम ने उसे इशारा किया, इधर-उधर, इधर किधर? उधर कोई और गाड़ी देखो, मैं अभी मुझे बैठना है, जगह है ना अंदर, आप भी बैठ सकती हैं। वो दुधियाल वालों के मुतल्लिक माँ की तंग नज़री और बहुत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। नरमी से बोली तो वो दाँत पीस कर उसे घूरने लगे, मैं जल्दी से वॉशरूम से हो आऊँ। तो खिड़की में झाँक कर दादी अम्मा को बताती, लहंगा सँभालती तेज़ी से अंदर की जानिब भागी। तकरीबन सभी गाड़ियों में बैठ चुके थे। वो जो खड़े थे वो सभी भी जगह देखकर बैठने की तैयारियों में थे। नौकरों को हिदायत दे के आफ़िया बेगम बादल ख्वास्ता दादी अम्मा के साथ ही बैठ गई। मजबूरी थी, अगर आसिम इस गाड़ी में ना आता तो वो कभी इस गाड़ी में ना बैठती। चलो अभी जल्दी करो, हमें पहले निकलना है। उन्होंने आसिम से कहा, उसका दोस्त ड्राइविंग सीट पर था। सब बैठ गए गाड़ियों में। दादी अम्मा ने चौथी मर्तबा पूछा, बैठ गए अम्मा जी? आप आराम से बैठे। आफिया बेगम अंदर से चिढ़ गई थी। बदजुबानी ना करने का तहैया करने के बावजूद बेजारी उनके लहजे से जाहिर थी। भाई दूर का सफर है, गुजरात पहुंचने आधा पौन घंटा तो लगेगा ही, कोई पीछे रह गया तो मुश्किल होगी। वो सही कह रही थी। आसिम ने उनकी तसल्ली के लिए खिड़की में से सर बाहर निकाल कर देखा, सब गाड़ियां चलने को तैयार थी। ओ लो, तो अपनी जैनी कहाँ है? बाथरूम गई थी। दादी अम्मा को फिर से ख्याल है, ओ अम्मा जी तो अभी तक बाथरूम में थोड़ी बैठी होगी, आगे बैठ गई होगी
होगी किसी गाड़ी में, चलो अब आसिम तुम्हारे ससुर का बार-बार फ़ोन आ रहा है, मैं देर हो रही है, ज़ब्त करते हुए भी उन्हें गुस्सा आ ही गया। एक बार देख लूँ, आसिम मुतज़्ज़िज़ था, आप कहाँ सारी गाड़ियाँ चेक करोगे, लड़कियों के साथ बैठ गई होगी, बच्ची तो नहीं है, पीछे रह जाए, चलो तुम चिढ़ गई थी, खुदा मालूम दादी अम्मा मुतफ़क्कर थी। और उनकी बातों पर आफ़िया बेगम का पारा हाई हो रहा था, वो 2-3 गाड़ियाँ उनके आगे निकल चुकी थी, तो नौकर साहब बेवकूफ़ तो नहीं जिन्होंने दरवाज़े बंद किए हैं, खुद सबको बिठाया है मैंने। आसिम ने माँ का मूड ख़राब होते देखकर अपने दोस्त को गाड़ी चलाने का इशारा किया, सब तो ठीक है, मैं फ़कत ज़ैनी की बात कर रही हूँ। दादी के दिल को न जाने कैसा वसवसा लगा था, हौले से बोली तो आफ़िया बेगम गर्दन झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगी। पीछे लव और माथे की तेवरी उनके मूड की सारी कहानी बयान कर रही थी। वो गहरी सांस लेकर रह गई। वो दादी अम्मा के वसवसे बेजान नहीं थे। ज़ीना वाक़ई घर में ही थी। वो वॉशरूम में दाखिल हुई, उधर कमरों को ताले लगाने का काम शुरू हो गया। वॉशरूम से फारिग होकर वो जल्दी से ड्रेसिंग की तरफ आई और अपना गजरा उठाकर बाल समेटने लगी। अपना कैचर उठाकर बाल समेटने लगी। भाड़ में जाए फैशन, वहाँ जाकर खोल लूँगी खुले बालों से। उसे शदीद गर्मी महसूस हो रही थी। आने में खुद पर एक तायराना निगाह डालकर वो पलटी दरवाजे तक आई। नौ पर हाथ रखा, उसे घुमाया, मगर वो अपनी जगह से ना हिला। एक बार, दो बार, 6 बार उसका दिल खौफ से धड़क उठा। उसे ख़्याल आया सभी गाड़ियों में बैठने वाले थे। अम्मी अम्मी, कासिम भाई। वहशत के आलम में उसने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीट डाला। हाथों में कितनी चूड़ियाँ टूटकर उसे ज़ख्मी कर गई, उसे अंदाज़ा नहीं था। अभी भी वो एक अनजाने से खौफ की ज़द में आ गई थी। वो ऊपरी कमरे में थी। मुश्किल ही टीवी लगाकर बैठी, सोना तक आवाज़ पहुँची। अरे नूरी, ऊपर जाकर दरवाज़ा बज रहा है कोई। उसने अपनी बेटी से कहा तो सीढ़ियाँ तक गई। हाय मैं मर जाऊँ, पता नहीं कौन रह गया अंदर। उसने सीने पर हाथ रखकर फिर धड़-धड़ करती सीढ़ियाँ चढ़ गई। कौन है अंदर? नूरी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से पागलों की तरह दरवाज़ा खटखटाना बंद हो गया। मर जाओ तुम नूरी, दरवाज़ा खोलो, वो अंदर से चिल्लाई थी। है ज़ैनी बीबी। नूरी ने मुँह पर हाथ रखा, फिर बेचारगी से बोली, दरवाज़ा कैसे खोलूँ जी? चाबियाँ तो बीबी जी साथ ले गई हैं। मुझे नहीं पता, तोड़ो दरवाज़ा। वो गुस्से से चीखी थी। नूरी उल्टे कदमों भागी, जाके अम्मा को सारी बात बताई तो वो भी सर पकड़ पर बैठ गई। लो जी, कर लो गल, अपनी धी को घर भूल गई। ओहो, अफ़सोस का वक़्त नहीं है। ज़ैनी बीबी को कमरे से निकालने की सोचो। नूरी झिंझलाई, मगर सुगरा के वजूद की तरह उसका दिमाग भी मोटा था। ठुस बैठी रही। फिर नूरी फिर से ऊपर भागी, जिधर ज़ीना दरवाज़ा धड़धड़ा रही थी। वो लोग तो कब से निकल गए ज़ैनी बीबी। अब मैं भला कैसे दरवाज़ा खोलूँ? वो बेबसी से बोली। वो अंदर वो रो रही थी। अपना घर, अपना कमरा, पर आज पता चला कैद होने का एहसास खौफ दिलाता है। जगह कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करो, बालकनी में चली जाओ, लॉन की तरफ से सीढ़ियाँ लगाती हूँ। बालकनी के साथ अचानक रूही के ज़हन में झुबाका हुआ पुरजोश सी बोली तो डैडी का भी दिल कुछ ठहरा। जल्दी से आओ, मैं जाती हूँ वहाँ बालकनी में। नूरी कलांचे भरती नीचे भागी। अम्मा, दरवाजे की घंटी बज रही है, वो तो देख लो कौन आया है। मैं सीढ़ी लगाकर बीबी को नीचे उतार लूँ। नूरी ने गुस्से से माँ से कहा, जो पुरजोश अंदाज में टीवी में लगी हुई थी। इतना वक्त उठी और मुंह बनाती बरूनी गेट की तरफ गई। ब्यूटी स्टोर से फुल साइज सीढ़ी की लकड़ी की सीढ़ी तकरीबन घसीट कर लाई और लॉन में बालकनी के साथ लगा दी। ज़ेनिया बालकनी में ही खड़ी थी, लहंगा संभालते हुए। सीढ़ी उतरना कैसा जान जोखा का काम था, ये उसे अब अभी पता चला था। ओह, तुमने यहाँ किस आगे क्या सर्कस में काम शुरू कर दिया? वो भी आखिरी सीढ़ी पर ही थी कि गैर मुतवक्का मर्दाना आवाज़ सताइश के लिए उभरी थी। उसने लॉन में छलांग लगाई और नागवारी से मुड़कर देखा। हज़रत भाई, उसने फ़िलहाल रोने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैं घर में रह गई थी, मुँह बसोर कर उसे इत्तला दी। वो तो मैं भी रह गया हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी। वो मुस्कुराया। अब क्या होगा? फ़ोन करके बुलाएँ किसी को? वो तो आधे रास्ते तक पहुँच गए होंगे। उसे रोना आने लगा। मैं आते हुए ट्राई कर रहा था, मगर नेटवर्क बिज़ी था। अब शायद कॉल मिल जाए। असद ने निगाह उसकी सूजी आँखों और सुर्ख होती नाक पर डाली। वो आसिम का नंबर मिलाने लगा। अरे यार, कहाँ हो तुम? हम तो निकल गए। हद होती है सुस्ती की। आसिम लाइन मिलते ही खफ़गी से बोला, तेज़ी तेज़ी की भी एक हद होनी चाहिए। अब ऐसी भी क्या जल्दी के दूल्हे मियाँ की बहन को पीछे ही छोड़ गए। वो हँसा था। ज़ीना को रोना आ गया। खफ़गी से असजद को देखा। उसके लिए ये मज़ाक की बात थी। कौन? किसका कह रहे हो? आसिम चौंका। ज़ीना, शबीर अहमद। वो मज़े से बोला, धत तेरे की दादी अम्मा ठीक कह रही थी। वो वॉशरूम गई तो मेरे ख़्याल में सब ताले लगाकर निकल गए। वो परेशान होने लगा। डोंट वरी, वो मेरे साथ आ जाएगी। पहुँचे कहाँ हो तुम लोग? असजद ने उसे तसल्ली देते हुए मालूम किया। फिर बोला, ओके, फिर राब्ता करूँगा। अभी निकलते हैं हम। वो मोबाइल जेब में डालता हुआ रज़ीना की तरफ मुतवज्जा हुआ। नूरी जिसकी ज़ख्मी कलाइयाँ देख के परेशान हो रही थी। ये असजद ने भूमि अटकाई, ज़ोर से दरवाज़ा बचाया तो टूटियाँ टूट गई। वो शर्मिंदा सी होने लगी। असजद भाई से 3 सालों के बाद पहली मुलाकात, वो भी इस अंदाज़ में। उसने कभी सोचा नहीं था असजद ने वहाँ
उसने वही ढूँढ-ढाँट कर उसके ज़ख्मों को साफ़ करने के बाद फ़िलहाल उस पर सनी प्लास्ट लगा दिए, अभी टाइम नहीं है। असद ने उसे चलने का इशारा किया तो वो रोती मुँह बसूरती चल पड़ी। ये आपकी गाड़ी है? इससे आकर्षक ये चमक-धमक से उसे पसंद आई थी। फ्रंट सीट सँभालते ही पुरशौक अंदाज़ में पूछा। वो गंचन में चाबी घुमाते बोला, जी मैं क्या शक्ल से चोर लगता हूँ? ये मैंने कब कहा? तो फिर इत्मीनान से बैठो, ये मेरी ही गाड़ी है। सफ़र शुरू हो गया था। इनका भी और गाड़ी का भी तौबा है, मैं तो मुबारकबाद देने के ख़्याल से पूछा था, ये तो नहीं कहा कि किसी की चोरी करके लाए हो। नाराज़गी से बोली, भई तुम कौन-सा मुझे इतना जानती हो? आराम से बोला, ये गुफ्तगू तो एक बहाना था उसे जानने का। 3 साल पहले की ज़ीना बच्ची थी और ये जो ज़ीना थी एक खिलता हुआ गुलाब जोहर सू अपनी धीमी महक बखेर रहा था। 3 साल पहले एक ही घर में रहते हुए भी अजय ने शायद ही कभी ज़ीना से बात की हो। एक वजह तो ये जो मेडिकल का स्टूडेंट था, इस वक़्त ही नहीं मिलता था, गैदरिंग में शरीक होता। दूसरा ये कि वक़्त मिलता भी तो ज़ीना अपने कम-उम्र कज़िन के साथ गेम में मसरूफ़ होती। भला उसे मेडिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट से क्या दिलचस्पी हो सकती थी इस उम्र में। और असजद जो रिजल्ट आने के बाद हाउस जॉब शुरू करने वाला था, वो भला 9वीं क्लास की बच्ची को क्या सोचता। पर ये दादियाँ मीना बड़े मज़े की शय होती हैं। अपनी सोच पर उसे खुद ही हंसी आ गई थी। जानती हूँ मैं, असजद भाई चाचा जान के बड़े बेटे डॉक्टर बन गए हैं, बल्कि अब हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद अपना क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो खौफ की भरे लहजे में बोली थी, अरे वाह तुम तो कोई जासूसा हो, बड़ी इन्फॉर्मेशन रखी है मेरे मुतालिक। वो हंसा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उसने तीखी नजरों से असजद को देखा था। मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ, तुम्हारा मज़ाक उड़ता महसूस हो रहा है। तुम्हें मज़ाक उड़ता महसूस हो रहा है? उसने तीखी नज़रों से अरशद को देखा था। वो मज़े से पूछने लगा, ये सब मुझे दादी अम्मा ने बताया है, मुझे कोई फ़िज़ूल शौक नहीं है आपकी जासूसी करने का। वो चिढ़ गई थी, थैंक गॉड, वरना तुम्हारी मालूमात सुनकर मुझे शुबा हुआ कहीं अंडरवर्ल्ड वालों ने तुम्हें मेरे पीछे तो नहीं लगा दिए। वो बाज़ नहीं आ रहा था, वो ऐसा ही था, खुश दिल, खुश मिज़ाज, पुरबहार तबीयत का मालिक। इतना तो ज़ीना भी जानती थी। हालाँकि आफ़िया बेगम एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे कज़न्स के साथ ख़ास घुलने-मिलने नहीं देती थी। अब भी वो इसी मूड में था, मगर वो अपनी तबीयत का क्या करती, थड़ोली, बेहद जज़्बाती और हर वक़्त रोने को तैयार। मुझे क्या ज़रूरत है आपके पीछे लगने की? वो कदर खफ़गी से उसे देख रही थी, फिर याद आने पर इश्तियाक से पूछने लगी, आप बताएँ ना, आपकी कोई लेडी डॉक्टर पसंद नहीं आई? दादी अम्मा को तो हर वक़्त आपकी शादी की बातें करती रहती हैं। अज़द ने गहरी साँस भरते हुए एक नोखेज़ गुलाब के रूप वाली लड़की को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, इसकी नौबत ही नहीं आई। दादी अम्मा मेरे लिए एक लड़की पसंद कर चुकी हैं। अच्छा, वो हैरान हुई, अब दादी अम्मा की पसंद की लड़की से शादी करेंगे, मजबूरी है। वो स्टीयरिंग घुमाते हुए मज़लूम बना, च चाहे किसी अंधी कहानी से ही ब्याह दें। वो मज़ाक उड़ाने लगी, अब क्या हो सकता है, चलें मैं बात करूँगी दादी अम्मा से, आप तो डॉक्टर हैं, लड़कियाँ तो हँस के आपसे शादी करने को तैयार हो जाएँगी। वो खराग दिली से बोला, वो हँस पड़ा, मगर मुझे एक ही लड़की से शादी करनी है, चाहे वो हँस कर करे या रो के। सफ़र इसी तरह हल्की-फुल्की बातों में तमाम हुआ। अलजन्नत मैरिज हॉल पहुँचकर असजद ने अपने छोटे भाई अमर से कन्फर्म किया, सब ऊपर वाले हॉल में थे। उसने अम्मी ने उसे देखते ही लत्ते लिए, खुदा की पनाह मेरा क्या कसूर था, खुद ही दरवाज़ा लॉक करके चली गई। मैं तो बता के गई थी, उसके आँसू बहने को तैयार थे और अजद को भी शायद इस बात की तवक्का थी। वो दादी अम्मा को छोड़ तेज़ी से उसकी तरफ आया था। ताई जान क्या करती हैं? वो बेचारी तो पहले ही परेशान है, बालकनी के साथ सीढ़ी लगाकर उतारा है मुलाज़मा ने। आपको तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि नौकर घर में मौजूद थे। अगर सभी साथ जाते तो क्या होता? वो निशानों से थामे मलामत से मौका की संगीनी से आगाह करता उन्हें ठंडा कर रहा था। असजद का वो काफ़ी लिहाज़ करती थी। डॉक्टर जो बन रहा था, चलो अब मुँह ठीक करो, दूल्हे की बहन हो। आफ़िया बेगम ने उसे तनकीदी नज़रों से देखा था और हाँ, हाँ, बाल खोलो, मिलाद तो नहीं आज। अम्मी वो रोमांची होने लगी। यूँ बतौर ख़ास तैयारी उसे ज़हर लगती थी। बंदा हर वक़्त कॉन्शियस फिरता रहता कि लड़कियों की माएँ हमें देख रही, कि लड़कों की माएँ हमें देख रही होगी। वो अपने कैचर की तरफ हाथ बढ़ाती थम सी गई। अरशद ने तो इशारे से मना कर दिया था, अभी गर्मी लग रही है मुझे। उसे बहाना सूझ गया। आफ़िया बेगम को और भी गुस्सा है, लो जो बाल खोल के फिर रही है, उन्होंने एसी लगवा रखे हैं क्या? ज़ीना की आँखों में मोटे-मोटे आँसू भर आए। ऊपर से असजद की मौजूदगी। उफ़! ताईजान क्या करती है, उसे फ़ंक्शन एन्जॉय करने दें अपने ढंग से। वो फ़ौरन उनकी मदद को आया था। बाद ख़ास्ता उन्होंने उसे छुट्टी दे दी। उसकी बहन शारजा से आसिम की शादी में शिरकत के लिए आई थी और उनका लायक काबिल बेटा इंजीनियर बेटा साथ है। उनका पक्का इरादा था वो इस बार खुद उससे ज़ीना और इबाद के रिश्ते की बात करेंगे, मगर ये ज़ेनी की बच्ची मजाल था ज़रा बराबर भी अकल पकड़ियो। थैंक यू असद भाई। ज़ीना ने तेल मेहंदी की रस्म से फारिग होने का मौका पा ही लिया था। अच्छा वो किस लिए? असद ने पुरकशिश सी आंखों वाली लड़की को दिलचस्पी से देखा था। आपने अम्मी की डांट से बचा लिया और क्या? वो मुतफक्र वो तो शक्कुर आमेज़ लहजे में बोली, तुम्हें अक्सर डांट पड़ती होगी और नहीं तो क्या, सबसे ज़्यादा। ज़ैनी ये मत करो, ज़ैनी ऐसे मत करो, ज़ैनी वहाँ मत जाओ, इनसे मत मिलो, उनसे ना बोलो। मालूम सी थी फिर भी कहने लगी, आपी की शादी के बाद शायद मैं घर में एक ही लड़की बची हूँ, इसलिए फिर तो
तुम्हें ताई जान की डांट से बचाने का कोई मुश्किल हल ढूंढना पड़ेगा। वो मुस्कुराने लगा। दादी अम्मा अपनी टेबल पर बैठी दूर से इन दोनों की बलाएं ले रही थी, बल्कि चच्ची जान को भी दिखाया कि उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा वो कैसे? वो इश्तियाक से पूछने लगी। वो ऐसे कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। वो आराम से बोला। उफ, दादी अम्मा के साथ मेरा कितना दिल चाहता है ना मैं फिर से इस घर में वापस चली जाऊँ। वो खिल उठी थी। लो, दादी अम्मा कहाँ से आ गई दरमियान में? ये ऑफर तो मैं कर रहा हूँ। वो आराम से बोला। जीना बेसाख्ता बोली। आपके साथ भी चलूँ? आपके साथ भी चलेगा? ओके, ओके, वेट एंड सी। वो मैंने ख़ज़ी से मुस्कुराया, फिर दादी अम्मा के बुलाने पर उनके पास चला गया। अब बताओ कैसी लगी ज़ैनी? दादी अम्मा पुरजोश थी, चाची जान भी पास ही बैठी। लड़की तो ठीक है, लेकिन लड़की की अम्मा ज़रा ठीक होने वाली नहीं। क्यों अम्मी? वो हल्के-फुल्के लफ्ज़ों में गोया अपनी रज़ामंदी बयान करते अम्मा से वो पूछने लगा, शर्म करो, बड़ी है वो भी, ब्याह कर आकर ज़ैनी को ही आना है। चाची जान ने तो गुरकते हुए कहा, साथ ही खुद को भी तसल्ली दी थी। लेकिन उधर आफ़िया बेगम जिस चक्कर में थी वो किसी को खबर ही ना थी। वापसी पर जीना चच्ची जान की फैमिली के साथ उनकी गाड़ी में थी। दादी अम्मा वापसी पर भी आसिमी की गाड़ी में विराजमान थी, जिस पर आफिया बेगम की बस दांत कुचकुचा कर रह गई। अब उन्होंने जो कीड़े दुल्हन वालों के इंतजामात में निकालने थे वो आज़ादी से नहीं निकाल सकती थी, वरना आसिम को ही सुना दी। अगले रोज़ बारात भी धूमधाम से गुजरात के जन्नत मैरिज हाल पहुंची। दूल्हा वालों को नहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। आफी बेगम ने मुसलसल अपनी आपा राफिया को साथ रखा। उन्हें वो वही प्रोटोकॉल दे रही थी जो होने वाले समदन को देनी चाहिए थी। कुछ आसिम की ससुराल वालों को भी तवज्जो दो। दुल्हन दादी अम्मा ने संजीदगी से कहा तो वो अंदर से जल उठी, पर उनके करीब होकर तफाकुर से बोली, बेटी वालों को क्या तवज्जो देनी? ये क्या काम है कि उनकी बेटी को ब्याह के ले जा रहे हो? रही बात आपा की, तो माँ से रिश्ता तय करने वाली हूँ मैं जीना का। दादी अम्मा की रंगत बदलने लगी। जनीगल मगर मुझे तो तुमने नहीं बताया। दाची जान ने उनके हाथ पर अपना तसल्ली अमेज़ मोहब्बत भरा दबाव डाला। अभी बता तो रही हूँ, खत में तो नहीं लिख सकती थी ना? अल्लाह ने चाहा तो आपा मंगनी करके ही जाएंगी। ये बात को अगले हफ्ते छुट्टी मिल जाएगी। वो अपने मखसूस अंदाज में कहती, जान छुड़ाती वहां से उठ गई, मगर दादी अम्मा के दिल को रोग लगा गई। आप परेशान ना अम्मा, हमने कौन सा रिश्ता डाल दिया था? अभी तो मैं सोच ही थी। चाची जान को अफसोस हुआ। जैनी उन्हें भी बहुत अजीज थी, मगर साथ को सदमे की गिरफ्त से आज़ाद कराना भी बहुत ज़रूरी था। सो हल्का फुल्के लहजे में बोली, खुदा उसके नसीब अच्छे करे, मेरी तो दुआ है बेहतरीन जगह पर उसकी शादी हुई। मगर आपदा मैं सिर्फ उसके लिए कहती थी कि बच्ची बहुत नेक और सादा तबीयत की है। माँ वाली तेज तरारी तंदेही उसमें नहीं है। दादी अम्मा मलूम और अफसुर्दा थी। आफिया बेगम की बहन का भी उनका भी उनका उनका आफिया बेगम कि बहन भी उनका पड़तूती, स्टेटस कॉन्शियस और मैं में मुब्तला। पता नहीं जीना जैसी सीधी सादी मासूम लड़की का क्या हाल करती, जिसे अम्मा ने हमेशा शेरनी की निगाह से देखते हुए पाला था और हम वक्त घबराई बौखलाई हुई रहती थी। अभी ऐसे से तज़किरा मत करना, बच्चे का दिल बुरा होगा, उन्होंने चाची जान से कहा। तो उन्होंने फरमाबरदारी से इस बात में सर हिलाया। आसिम ने आई शान और शौकत से रूबा को ब्याह लाया। जिंदा फारियान ने बाकी कज़न के साथ पहले घर पहुंचकर दुल्हन को खूबसूरत सा वेलकम दिया था। मुबारक हो आफिया, आज तुम बहू की सास बन गई हो। खुदा तुम दोनों को इत्तेफाक और सुकून दे और इसके घर को खुशियाँ नसीब करे। अपने कमरे में जाने से पहले दादी अम्मा ने आफिया को दुआ दी तो वो बल खाकर रह गई। ये तो तंज के तीर चलाने में कोई सानी नहीं रखती। उनकी आपा ने मुंह बनाया। ज़ैनब रूबा के पास घुसी बैठी थी। नई भाभी वाला शौक, एक तो खूबसूरत दुल्हन को इतने पास से देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चाची जान उनके बेटे गेस्ट रूम में रिहाइश पजीर थे। उनकी वापसी वलीमा के बाद होना थी, जबकि दादी अम्मा जीना के कमरे में थी। सुन लिया तुमने अपनी दादी की सुनहरी बातें? उनके जाते ही आफिया बेगम तड़क कर आसिम से बोली। वो खुद अपने कमरे में जाने का पड़तोल रहा था। क्या क्या कहा उन्होंने? वो लाइलम था। अरे लो, सारी दुनिया ने सुना है, बस इसी ने नहीं सुना जो तानों का बायस बन रहा है। वो चहक कर बोली। मैं? वो हैरान होकर अपनी तरफ इशारा करते बोला। और क्या मुबारकबाद दे रही थी? सास बन गई हो, कड़वे लहजे में बताया। तो वो हंस दिया। तो क्या गलत कह रही थी? तुम नहीं समझती उनकी चालाकियों को, इनके अंदर क्या है मैं जानती हूँ। ताना दे रही थी कि अब तो तुम भी सास बन गई, अब देखना जरा क्या होता है। उन्होंने अपना अखज़ किया, मतलब बयान किया। तो आसिम दंग रह गया। क्या करती अम्मी? वो दुआएं दे रही थी। बच्चे हो तुम अभी, उससे पूछो जो उनकी सारी चाहतों को भुगत चुकी हूँ, वो क्या दुआएं देती हैं। वो यहाँ कौन, हम सब बंदूक के लिए खड़े हैं, बहू के लिए जो इत्तेफाक स्कूल से लूक की दुआएं दे रही हैं। वो जल रही थी, सुलग रही थी। आसिम माँ की संग नस्ती से खुद से अखज़ किए गए तजर्बात को सुनकर दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ कर रह गया।
फिर उन्हें बहलाने लगा, बुजुर्गों की दुआओं से घर में बरकत होती है। अब आप भी तो हमारे लिए दुआएं करती हैं और इसी इनकी तरह दिखावा नहीं करते, दिल ही दिल में मांगती हो खैरी हो बरकत की दुआएं। और तंग कर बोली, अच्छा चले ठीक है, बहुत टाइम हो गया, रेस्ट करें, आप भी थक गई होंगी। कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नज़र डाल के उसने बात समेटी तो उन्होंने बेटे को गहरी नज़र से देखा। हालांकि वो कितनी देर से उनकी बेसरो सरापा सुने जा रहा था, मगर अब अपने कमरे में जाने की जल्दी हुई तो उन्हें बहुत महसूस हुआ। हाँ, अपनी दादी के खिलाफ तुम क्यों कुछ सुनने लगे? माँ ही गलत है तुम्हारी, ये कब कहा मैंने? चले, अगर इनकी कोई बात आपको ठीक नहीं लगती तो आप गुस्सा थोक दे, 2-4 रोज में वो चली जाएंगी। फिर ये कोई वक्त है इस तरह की बातों का? आसिम ने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा तो जिलजिला कर रह गई। अब तुम लोग माँ को पढ़ाओगे? अभी से वक्त हो खत्म हो गया तुम्हारे पास मेरी बातों को सुनने का। ओह अम्मी, क्या हो गया आपको? वो पलटा था, एक दुनिया देखी है मैंने बेटे, मैं तो तुम्हारे पैरों की दमक से तुम्हारा मूड पहचान लेती हूँ। आसिम ने गहरी सांस भरी, ध्यान के सारे धागे रूह से जहाँ की सोच से उलझे हुए थे, जो अकेली कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। ऐसे में आफिया बेगम की ये बेवजह क्लास उसे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं आपके पास बैठ जाता हूँ, जो बातें करनी है कर ले, वो सुकून से कहते सोफे की तरफ बढ़ा तो मुस्कुरा उठी खुल के तमानियत से। ना बेटा, तो तुम्हारी नई नवेली धुन कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ के हकूक की अवलियत बता रही थी, मुझे भी नींद आ रही है। शब बखैर, वो इत्मीनान से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आसिम की पुरसोच निगाहों ने उनका पीछा किया था, फिर वो सर झटकता खुशकुन सोचों लिए अपने कमरे में चला गया। वलीमा की तकरीब के बाद आफिया बेगम से सब्र नहीं हुआ, उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि राफिया आपे से अमाद और जीना के रिश्ते की बात करे, घर में मौजूद रिश्तेदारों खुसूसन ससुरालियों की मौजूदगी ही में बात तय हो जाए, मशहूर भी हो जाए कि आफिया का इकलौता दामाद का इकलौता बेटा उसका उनका दामाद है। उन्हें एक शो पीस, वे उनको 120% यकीन था कि राफिया आपा भी वही चाहती होगी, तभी वो जीना के को सदके वारी जा रही थी। काश ये मेरी बेटी होती, कितनी बार वो कह चुकी थी, हालांकि अपनी 2 बेटियां वो ब्याह चुकी थी। बहरहाल इस यकीन के तहत उन्होंने दादी अम्मा के सामने इस रिश्ते की बात छेड़ी थी। अब बहनों में क्या झिझक पर्दा आपने पूछा, तो मैं एक बात कह दी भाई, एक तो ये रिश्ता पड़ा है मेरी ज़ेनी के लिए, मगर मैंने पहला हक आपा का समझा, माँ से बढ़कर मुझे कोई नहीं। उनका बात करने का तरीका ही अनोखा था, ऊपर से टांग रखने वाला। दादी ने तासुब से अपने बहू को देखा। ओह भला, एक से एक रिश्ता पड़ा है तो कहीं बात तय करो ना, खैर से एफए कर चुकी है, 2 साल तक शादी करो ना, कुछ समझदार भी हो जाएगी। ये आपा का साफ जवाब था। आफिया बेगम को झटका लगा बेयकीनी से बहन को देखकर। भाई हम तो बच्चों की पसंद को तरजीह देने वाले लोग हैं, माद की बात तो भाई साहब की निदा से तय हो गई है, अमेरिकन नेशनैलिटी है उसकी, फ़ोन पर तो ये बात कर ही चुकी हूँ, तो जब बाकायदा मंगनी होगी तो खैर खबर दूंगी। खैर जैनी के लिए कौन सा रिश्ता आया है, इतनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। अगर आफिया बेगम को दामाद इंजीनियर का लालच था तो इनकी बहन को भी अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर बहू के ख्वाब देख रही थी। अब अगर अकेले में ये मुंह तोड़ अंकार हुआ होता तो बर्दाश्त कर लाती, मगर अम्मा जान के सामने आफिया की शर्मिंदगी की कोई हद ना थी। और आपा की जीना से मोहब्बत का पोल तो खुल ही चुका था। अब भी इतने मीठे लहजे में पूछ रही थी, गोया तमस्खर उड़ा रही हूँ। कौन सा एक से एक रिश्ता मौजूद है? उनकी पेशानी चमक उठी। रिश्ते तो सभी बहुत अच्छे हैं बेटा, मगर आफिया का दिल तो एक ही। यार अपनी आपा से पूछ लूँ आजकल जो वो शिकायत ना करे, वरना आपदा इसीलिए रुकी है यहाँ के आफिया हाँ करे तो वो जीना को अज्जत के नाम की अंगूठी पहना कर ही जाए। दादी अम्मा की बात ही धमाका। आफिया बेगम सुन रहेगी। अच्छा, आपदा आपकी छोटी बहू क्या करता है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट? वो सरसरी से अंदाज में पूछ रही थी। माशाल्लाह से डॉक्टर है, अब तो अपना क्लिनिक भी बना लिया है उसने, कुछ अरसे तक मजीद पढ़ाई के लिए अमेरिका भी जाएगा, फिर आगे इंशाल्लाह अस्पताल बनाएगा मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए। वो सादगी से बता रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आफिया बेगम को शर्म आ गई थी, उधर आफिया बेगम को दिल को भी सुकून मिला। दादी अम्मा ने मौका पर इज्जत रखी और ये हजरत इतना काबिल डॉक्टर बन चुके, अपना क्लिनिक भी बना लिया। चलो फिलहाल तो वक्त गुजरे बाद की बाद में देखी जाएगी। वहाँ एक ही घर में रहने के बावजूद उन्होंने ना तो आपदा को ना ही उनके बच्चों को कभी किसी गिनती में शुमार किया था। उन्हें तो ये पता था कि असजद डॉक्टरी पढ़ रहा है, मगर उनकी कामयाबियों का शुमार नहीं रखा था। मगर वो जिस वक्त अगर जिस बात को वक्ती तौर पर समझ रही थी, उनको खोल कर दादी अम्मा और आपदा ने जीना के सर पर चादर बना दिया। शबीर अहमद से बात करके उन्होंने आफिया की तरफ देखा। वो कभी ससुराली रिश्तेदारों को मुंह ना लगाती, मगर डॉक्टर दामाद ने बहुत कुछ बुलाने पर मजबूर कर दिया। फिर जीना भी किस खाते में थी, महज एफए। दादी की लाडली दादी ही के पास जाएगी तो सुखी रहेगी, उन्होंने सोचा। और फिर जो कुछ उनकी बहन ने कर दिखाया था, बड़ी धूमधाम से शादी होगी मेरी बेटी की, उन्होंने जताया था। अभी फिलहाल सबके सामने बात ही तय हुई थी। आपा से उसका दिल उचाट हो गया था। जीना तक खबर पहुंची तो वो दब बखुद रहेगी, तो ये वजह थी इस सवाल के पीछे। उसे ख्याल है, मगर कुछ खास फीलिंग्स नहीं हुई। वो भी उसे पूरे 10 साल बड़ा था और उसने पहले कभी इस के बारे में इस दहेज पर नहीं सोचा था। चची जान ने इस वक्त उसको फ़ोन किया। अगले दिन वो
रोज वो दोबारा जब वलीमा अटेंड करते ही वापसी के लिए निकल गया था। अफरा तफरी में भी चाची जान, उनकी बेटी निम्रा ने जो शॉपिंग की वो डायमंड रिंग समेत थी, बहुत शानदार थी। मंगनी के सूट के अलावा भी जीना के 5 खूबसूरत जोड़े लिए थे। माँ मैचिंग ज्वेलरी। जीना उलझी हुई थी, इतनी जल्दी तो क्या मैं बुढ़ी होकर भी आना चाहूंगी? फिलहाल सिर्फ मंगनी हो रही है, 4 साल बाद पढ़ लो, फिर शादी होगी, तब कौन सा डॉक्टर बैठा होगा तुम्हारे लिए? वो आपा से जली बैठी थी, शुक्र अल्लाह, क्योंकि काबिल दामाद मिला तो इसको भी याना गानी करने लगी थी, सो उन्होंने झाड़ दिया। मैंने कौन सा शर्त रखी थी डॉक्टरी की? वो खफा हो गई। शाम को उसकी मंगनी की शानदार तकरीब मुनक्कद की गई। अजद बेहतरीन सूट में मलबूस था, उसका ऊंचा लंबा जिया सरापा सब में नुमाया था। निम्रा ने अपने लाडले भाई की तारीफ करके दुल्हन बनी जीनिया का भी दिल धड़का दिया था। इस पर अजद की खुल्लम खुल्ला फरमाइश, अंगूठी मैं खुद पहनाऊंगा, दादी अम्मा की मंगेतर थोड़ी है ये। वो बहुत कॉन्फिडेंट था, मुझे शर्म आएगी। जीना को एकदम से उसी सिचुएशन को कबूलते में दिक्कत पेश आ रही थी। अभी कल तक तो किसी ने जीना की शादी का नाम तक ना लिया था, और आज वो यूं सजी संवरी किसी के नाम होने जा रही थी। जैसे कोई एक बार अंगूठी पहन ले, फिर ये शर्म वरम आनी बंद हो जाएगी। ऐसे ने निम्रा के हाथ पे काम भिजवाया था। और फिर वो लम्हा भी आया जब वो 2 सीटर पर उसके साथ आ बैठा। जीना का दिल हलक में अटकने लगा। असद तो भाई था, असद भाई का, और अब ये नया रूप कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार होती। इजाज़त है दादी अम्मा? हसन ने अंगूठी थामते हुए शरारत से पूछा। आफिया बेगम मुस्कुराई। इजाज़त है तो यहाँ बैठे हो बेटा। थैंक यू ताई जान। उसे जीना का हाथ थाम लिया और फिर उसे एकदम से ठंडा पड़ता महसूस भी कर लिया। चलो भाई, अब तो तोलने बैठ गए हो, बहुत भारी हाथ है। आसिम ने शरारत से कहा। तुम हंसा, बड़ा ठंडा है यार, बीबी लो लग रहा है। ये लो जी, शुरू हो गई इनकी डॉक्टरी। भाई साहब, ये आपकी ससुराल है, अस्पताल नहीं। अजद से छोटे अहमद ने उसकी तवज्जो दिलाई। वो जर्नी के आखिरी साल में था। जीना का दिल बहुत सहज सहज के धड़क रहा था। अपने सर्द पड़ते हाथ पर भी उसके मजबूत हाथ की गर्मी उसे अच्छी तरह महसूस हो रही थी। चलो जी, क्या याद करेंगे जीना बीबी, आज तक तो डॉक्टर फीस ही लेते आए थे, उसने शोखी से कहते अंगूठी भी जीना की मुखरूती उंगली में डाल दी। जीना ने फौरन ही हाथ खींचा। सब भी हंसने लगे थे। ऐसे इसे भी सिर्फ हीरे की अंगूठी का इंतजार था। कासिम ने कहा तो जीना को हंसी भी आई और गुस्सा भी। खैर, कासिम से वो अच्छी खासी निबट लेती थी। फोटो सेशन, मूवी मेकिंग, एक लंबा सेशन था, मगर सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। इस तरफ से अंगूठी पहनाने की बारी शमीर अहमद को आगे किया गया। आप क्यों ज़हमत कर रहे हैं ताया अब्बा, मैं ज़ैनी ही से पहन लूँगा। असद ने बड़ी हमदर्दी दिखाई थी। उन्होंने हंसते हुए रबिया नफीना पकड़ा दी। मैं नहीं, वो मिनमनाई। खबरदार। असद उसकी तरफ मुतवज्जा। वो तिलमिलाई, ये अच्छा रोब है, अभी से अपनी मनमानियाँ। चलो अभी ज़ैनी अंगूठी पहना दो। रूबा ने कहा तो वो अंगूठी हाथ में लिए मुंतज़िर होगी। वो हाथ आगे करा। क्या सोच रहे हो यार, बल्कि अभी तो सोचने का वक्त निकल चुका है। हासिन उसे याद दयानी कर असद ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे किया तो जीना ने बगैर देखे अंगूठी पहनाने की कोशिश की, मगर अंगूठी आगे जाने से इनकारी थी। ये छोटी है, बाहर की। ये छोटी नहीं, अंगूठा बहुत बड़ा है। निर्मला की बरजस्तगी पर कहका पड़ा तो वो ये देखकर शर्मिंदा हुई कि बिना देखे अंगूठी में रिंग डालने की कोशिश कर रही थी। तब उसने बहुत एहतियात से असद की उंगली में अंगूठी डाल दी। थैंक यू। वो मुस्कुरा रहा था। निगाह जीना पर थी। जीना ने एक नज़र उसे देखा। वही अपनायत के सारे रंग थे। जीना को लगा वो असद के साथ खुश रहेगी। आज उसकी वापसी थी। जीना फारिग हो बेडशीट बिछाकर फारिग हो रही थी जब निमरा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। हाँ हाँ, आ जाओ। तकिए सेट करते हुए वो खुशगवारी से बोली। निमरा उसकी हम उम्र थी और उसकी दोस्त भी बहुत थी। अस्सलाम वालेकुम। गैर मुतवक्का आवाज़। वो उछल पड़ी। वहाँ निमरा की जगह उसके भाई साहब मौजूद थे। इधर-उधर निगाह दौड़ाई, कमरे का जायज़ा लेते हुए। ओह! वो निमरा, वो सीना हिकलाई, पहली लड़की देखी है जो मंगेतर की बजाय नंद का इंतज़ार कर रही थी। अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा था। उसे टूट कर शर्म आई थी। अब बताओ, खुश हो मंगनी से? वो उसके सामने खड़ा था। पता नहीं ज़ीना को अपनी टाँगों की लर्ज़िश अच्छी तरह महसूस हुई थी, यानी कि नाखुश हो। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। वो सादगी से बोली। अच्छा तो अब पूछ लेते हैं। उसकी साफ़गोई से महफूज होते हुए बोला। ज़ीना असद से शादी करोगी? वो पूछ रहा था। नहीं। वो अख्तियार उसने कहा तो फिर उसके तासुरात देख के वज़ाहतन बोली। अभी मंगनी ही ठीक है, मुझे पढ़ना है। थैंक गॉड, डरा दिया तुमने। वो हँसा था। और अब वो नहीं, कहीं भी नहीं, ना इस मुल्क में, ना ही ज़ीना की ज़िंदगी में। और अब वो नहीं था, कहीं भी नहीं, ना इस मुल्क में, ना ही ज़ीना की ज़िंदगी में। वो अपने कमरे बंद अंधेरा की असद की याद में रो रही थी। उसके दिल में बसने वाला, उसकी धड़कनों को नए अंदाज सिखाने वाला पहला शख्स जिसे उससे जुदा कर दिया गया था। कल तुम्हारी सास और नंद आ रही है, वलीमा का लहंगा खरीदना है, तुम्हें साथ ले जाने का कह रही है। अम्मी ने उसे बताया तो वो साकत रह गई। तो दायमी जुदाई, असजद। वो खाना छोड़ के उठ बैठी। ज़ैनी
आफिया बेगम पीछे से बगाना मगर वो आस में ही कहाँ थी, ऊपर टेरेस की सीढ़ियों पर आ बैठी। वो बेबस हो सकती थी हालात के सामने। वो यूं ही छोड़ दिया उस देता तो मेरा दिल इस नए जज्बे क्यों जगाए, अगर यूं ही छोड़ देना था तो मेरे दिल में नए जज्बे क्यों जगाए थे अजद। मैं तो कोरा कागज थी, इस पर अपनी मोहब्बतों की दास्तान लिखकर अब बेहिस बने तमाशा देख रहे हो। आ क्यों नहीं जाते मुझे सबसे छीनने के लिए। उसे रोना आ रहा था। उसे साल भर पहले के दिन याद आए जब मैं ग्रेजुएशन के बाद चची जान के वो बेहद इसरार पर उसके यहाँ वो 2 हफ्तों के लिए रहने गई थी। वो सुनहरे दिन उसकी आँखों में रोशनी सी भर गई। उधर आसिम की शादी के घर में रूबा की शक्ल में गोया एक रौनक आ गई, हँसती मुस्कुराती हर पल चहकती रूबा जहाँ आसिम की चहेती बीबी बनी वही जीना और कासिम की दोस्तनुमा भाभी हफ्ता भरी में उस घर की ऐसी मकीन बनी जो गोया सालों से यही रहती थी। असल मसला तब शुरू हुआ जब रूबा ने किचन में पाँव रखा। अम्मी आज मैं पकाऊं। हांडी में प्याज लाल करती आफिया ने बड़ी चाहत से कहा तो पहले हैरान हो फिर सफा चट नहीं, ये मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं, मैं भी तो फारिग हूँ। वही बहुओं वाला घरदारी का नया ना शौक, घर वालों को अच्छा खिलाकर दांत पाने वाला मासूम सा शौक। फारिग वक्त गुजारने के और भी तरीके हैं, जाकर टीवी देख लो, बड़ी मसरूफ ज़ाहिर करती हुई बोली थी। और रूबा समझ ना पाई, वो किचन में अपने वो इजारादारी चाहती थी। वो तो दादी अम्मा को किचन में बर्दाश्त ना करती थी। कुजा ये कल की छोकरी, उसे तो रोज़े अव्वल से ही उसकी हद में रखना चाहती थी। और फिर रोज़ाना यही होने लगा। सबके लिए नाश्ते तक वो खुद बनाती थी। माँ सवाए आसम और रूबा के उसे अपना और आसम का नाश्ता बनवाने की आदत थी। इसके अलावा चाय बर्तन धोने मासी उसके सर पर खड़ी होकर सफाई करवाए और कपड़े धुलवाए। वो आफिया बेगम का दर्द सर ना था। उन्होंने अभी तक रूबा को हांडी पकाने की वजह से नहीं बताई थी। वो और हम दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने का मौका देना चाहती है। जान आसिम को अपनी उलझन बताती तो उसे बाहों के घेरे में लेते हुए बोला, बड़ी दूर की कड़ी लाए हैं जनाब। वो हंसी हंसी थी, शुक्र करो इतनी अच्छी सास मिली है, वरना बहू को ताने होते हैं कि सब काम हमारे माशरे में वही करती है, उसे चूल्हे के आगे मुस्तकिल खड़ा कर दो। आसिम ने बात को सरसरी अंदाज में लिया था। आज तक किचन आफिया बेगम ने ही संभाला हुआ था। सो रूबा का यह मसला घर में ही तो शायद किसी को समझ ना आया, मगर जो भी कुछ पकाती है वो चाहती हूँ घर वालों के लिए, आपके लिए। मेरा दिल चाहता है कि आपके लिए आप भी मेरे हाथ का खाना खाएं। सच्ची मैं बहुत अच्छा खाना पकाती है। वो उलझी उलझी सी थी। आसिम मुस्कुरा दिया, अच्छा चलो ठीक है, मम्मी से कह दूंगा कल से खाना तुम बनाओगी। अम्मी नाराज तो नहीं होगी। उसे खदशा लाग हुआ, कम ऑन यार, वो भला क्यों खफा होगी। नहीं नहीं बहू, इसके लिए तुम्हारे नाज नखरे उठवा रही है। आसिम ने उसे समझाया तो वो शाने झटक कर रह गई। किचन का इतना ख्याल है, शोहर की कोई परवाह नहीं जो तुम्हें तुम्हारी एक नज़र को तरस रहा है। उसने अंदाज बदला। कमरे में रोबा की खिलखिलाहटें गूंज उठी थी। ऑफिस के लिए निकलते से पहले आसिम किचन में आया जहाँ आफिया बेगम फ्रिज में मौजूद सब्जियों का जायजा ले रही थी। क्या बात है, कुछ चाहिए। उन्होंने उसकी मौजूदगी का महसूस कर पलट कर देखा और पूछा, नहीं खुदा हाफिज कहने आया था। वो मुस्कुराया, अच्छा ध्यान से जाना, खुदा हाफिज। उन्होंने अल्लाह की ईमान में सौंपते हुए अपना मशगला जारी रखा। क्या पकने वाला है। वो जैसे बरसबील तस्करा करते हुए बोला, गोश्त का एक पैकेट रखा है, उसके लिए सब्जी देख रही हूँ, क्या ख्याल है, गोभी डाल दूँ या मटर। उन्होंने बताते हुए उसकी राय चाहिए तो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, मुझे दोनों सभी सब्जियों में मटन पसंद है, आप जो चाहे पका लें। अच्छा चलो ठीक है, मैं हंसदी मटर पुलाव बनाऊंगी और चपातियों के साथ गोभी गोश्त, साथ में रायता सलाद भी बना लूंगी। इतना लंबा चौड़ा मेन्यू थक जाएगी। अरूबा से हेल्प ले लीजिएगा, बल्कि आज हांडी उसी से बनवाएं, आप पुलाव बना लीजिएगा। वो खुश दिली से उन्हें मशवरा देता है, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है, पहले भी तो करती हूँ। ये ना रायता और सलाद बना लेती है, अब अरूबा से कहूंगी कि वो बना दे। वो संजीदा हो गई थी। नौकरी में सब्जी निकाल कर पलटी तो वो अभी तक जैसे कुछ बोलने के इरादे से खड़ा था। उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था क्या मसला सुलझाने आया है। चलो जाओ, अब देर हो रही होगी। उन्होंने छुरी तलाश करती टोकरी में रखी थी। अम्मी मैं चाहता हूँ रूबा भी किचन के कामों में आपकी हेल्प करे, ऐसे ही फारिग बैठी रहती है। लग रहा था वो रूबा के मसले का हल चाहता है। हाँ क्यों नहीं, ये लो। उससे बोलो सब्जी बना दे, फिर आगे बर्तन धो ले, मैं इतनी देर में गोश्त चढ़ा लेती हूँ। उन्होंने सब्जी की टोकरी से थमाई और हवादारी से बोली तो आसिम मजीद बहस किए बगैर उर्बा को टोपी उठवाकर ऑफिस के लिए निकल गया। फिर यह मसला दिन ब दिन रोज पकड़ने लगा। आफिया किस दौर रूबा को हांडी की तरफ आने नहीं देती, तो तुम सब्जी बना लो, बर्तन धो लो, सलाद बना लो, रायता बना लो। उर्बा ऐसे ही किचन के कामों के शौकीन नहीं थी, मगर यूं खुद का नफी किया जाना उसे पसंद नहीं था, जैसे वो किसी काम की ना हो। कभी कभार रूबा से भी पकवा लिया करे ना। आसिम ने कई बार कहा था, तुम्हें मेरे हाथ का पका अच्छा नहीं लगता। उन्होंने काफी से पूछा, आपसे अच्छा तो कोई पका ही नहीं सकता, तो फिर क्या मसला है। उल्टा पूछती तो वो लाजवाब होने लगता। देखो हम सब एक जायके के आदी हो चुके हैं, एकदम से नए जायकों को अपनाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। उन्होंने कह ही दिया था। आसिम को खामोश हुआ ही था। उसके बाद रूबा को भी जैसे तैसे करके समझा बुझा दिया। मेरा भी तो जी चाहता है कि बेवक्त को चीज़ पकाकर खाने को, आप हर चीज़ अभी तो से तो फरमाइश करके नहीं पकवा सकती ना, अब ऐसी भी पाबंदी नहीं तुम पर। आसिम ने उससे छूट दे दी और उमर ने उसको बहुत जाना। आफिया बेगम खाना पका के फारिग हो जाती तो वो स्वीडिश बनाने घुस जाती। कभी जर्दा, कभी हलवा, कभी गाजर की खीर।
ऐसी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें सब शौक से खाते। माँ समय आफ़िया बेगम के महल की रंगत देखकर उसे रिजेक्ट करती। हलवा तो मैं बनाती, सब उँगलियाँ चाटते रह जाते। ये देखो ना, सफ़ेद मैदा लग रहा है, भुना नहीं सूजी को। अक्सर कभी वो सूजी को ज़्यादा भून लेती तो तेज़ आग पर सूजी डाल कर के शीरा डालने से हलवा थोड़ा ही बन जाता है। कच्चापन तो गया, वो जो खाने पेट में दर्द डाल डाले। और ये तबसरा वो बेमांगे दहल करती, सभी को उन पर एतराज़ होता, मगर कोई भी बोलकर अपनी इज़्ज़त खराब नहीं करना चाहता था। लिहाज़ा बाकी सबका शौक से हर चीज़ खा लेना रूबा को तकलीफ़ दे रहा था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था आफ़िया बेगम को उससे क्या मसला है। दरअसल अम्मी ने शुरू ही से हमारे लिए हर काम अपने हाथ से किया है, इसलिए ज़ीना और कासिम भी शर्मिंदा होते। बहरहाल रूबा ने दिल में आफ़िया बेगम की तरफ से गिरा बढ़ चुकी थी। उसे देख लिया था, माँ, शौहर और सब घर वालों पर अपना हुक्म चलाने की आदी थी, इसलिए वो उनके सामने आने से गुरेज़ ही करती थी। ज़ैनी, कभी असद का फ़ोन नहीं आया तुम्हें? वो कई दिनों से उससे पूछना चाह रही थी। अच्छा ही हुआ ना, मैं भला उनसे क्या बात करती? वो फ़ौरन बोली, बेवकूफ़, हो सकता है वो तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा हो। रिबा ने उसका ध्यान करवाया। लो, ये कौन-सा पहले उनसे राब्ते में थी? वो इतनी ही ऐसी ही थी, सादा तबीयत, लापरवाह। हटो, तुम पता नहीं कौन-सी दुनिया में रह रही हो तुम, मैं खुद बात करूँगी अरशद से। रूबा ने मुसम्मा में इरादा किया, फिर वाक़ई उसने ऐसे-ऐसे लंबी बातचीत की और फिर उसके बाद रूबा कभी-कभार उसके मोबाइल से फ़ोन करने लगी, थोड़ा बहुत तो जान लो एक-दूसरे को। रूबा ने उसे कहा था, दिन पर लगा के उड़े तो महीनों सालों में बदल गया। आसिम और रूबा के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश ने घर भर में खुशी की लहर दौड़ा दी। एक ही शक्ल के 2 बच्चे, अज़ान और अफ़ान, सबके लाडले, सबके राज दुलारे। ज़ीना एग्ज़ाम से फ़ारिग होने के बाद अब उसका दादी जान के यहाँ जाने का इरादा था। मैं इन दिनों दोनों एक बार कैसे रहूँगी? सोए हुए अज़ान और अफ़ान की तरफ देखते हुए बेचारगी से कल तो रूबा ने उसे घर का दादी जान ने इतने प्यार से कहा। वैसे भी अज़र ने स्पेशलाइज़ेशन के लिए लंदन चले जाना है, एक अच्छी सी मुलाकात भी हो जाएगी। यहाँ जा आते हैं तो सब में ठीक से बात नहीं होती। वो ठीक कह रही थी, फ़ोन पर भी वो जैसी ताबेदाराना गुफ्तगू करती जैसे बेचारा सर पर हाथ फेर कर रह जाता। कासिम खुद उसे पिंडी छोड़कर आया था। निम्रा और अहमद ने उसे देखकर बहुत खुशी का इज़हार किया। वो दादी जान से लिपट गई और चाची वो तो ऐसे ही बहुत अज़ीज़ हो गई थी। सबका ढेरों प्यार वसूल करने के बाद वो निम्रा के साथ वाले साथ कमरे में आ गई। थोड़ा आराम कर लो, फिर खूब गप्पे लगाएँगे। वो तुम्हारे आमद वैसे भी भाई के लिए सरप्राइज़ है। निम्रा ने मज़े से बोली थी। मैंने उन्हें बताया नहीं, मैंने ने ये नहीं बताया उन्हें। किसी एलोही एहसास के तहत उसकी रंगत लाल हुई थी, तो वो फ़ोन पर ही इसकी आवाज़ सुनकर तंग हो जाती थी। अब यूँ आमने-सामने जाने क्या हाल होगा, मैं लेटूँगी नहीं, बस फ्रेश होकर आ रही हूँ। दादी जान के पास वॉशरूम की जानिब बढ़ते हुए ज़ीना ने कहा तो मुस्कुराती हुई उसके इंतज़ार में बेड पर दराज़ होगी। इस कमरे में वो निम्रा के साथ ही रहने वाली थी। कासिम तो शाम को वापसी के लिए निकल गया था, जैसे उसकी मुलाकात ना हो पाई थी। बस उसकी जॉब ही ऐसी थी। हाँ, बताया तो था उन्होंने, हफ्ते में 2 दिन वो सरकारी अस्पताल में मुलाज़मीन का फ्री चेकअप करते हैं। ज़ीना मुस्कुराई थी। हाँ, अगर क्लिनिक हो जाए तो कासिम जानते हुए मिल लेता, मगर फिर सस्पेंस बाकी ना रहता। निम्रा को सूरत-ए-हाल सोचकर मज़ा आ रहा था। रात देर तक सब बातें करते रहे। निम्रा के साथ उसने पूरा घर देखा जहाँ उसका बचपन गुज़रा था। वो फिर सालों बाद दोबारा आई थी। लगता है कोई इमरजेंसी हो गई होगी, वरना तो इतनी जल्दी ही आ जाते हैं। निम्रा ने उसे बताया था, मेरे ख़्याल में उन्हें फ़ोन कर देना चाहिए। अहमद ने मशवरा, तुम अपना ख़्याल अपने पास रखो। सरप्राइज़ भी कोई शै होता है। निम्रा ने उसका ख़्याल मुस्तरद कर दिया था। चलो भई, चलो बच्चू जी जगो और फिर लेट गेट खोलती रहना, मैं तो चला सोने। वो बेदीद बन गया, ये क्या वो गया, लो आज भी गेट मैं ही खोलूँ भला? निम्रा हँसी थी। तो ज़ीना ने उसे सवालिया नज़र से देखा। तुम? वो इत्मीनान से नहीं, वो घबरा गई। ऐसी अचानक मैं उनसे नहीं मिल सकती, तो आराम से मिल लेना, इतनी जल्दी काहे की है? निम्रा की बात पर उसने उसे खूब हँसाया था। वो खिसिया कर रह गई। मेरा मतलब मैं अब सुबह हेलो हाय कर लूँगी उनसे। बुरी बात, उनकी मासूम सी खुशी ना छीनो। तो मैं यूँ अचानक सामने पाकर उन्हें मिलने वाली है हसीन ज़ालिम लड़की। वाक़ई वो मुँह सर लपेट कर खुद तो सो गई और सजद का इंतज़ार करने को नींद भरी आँखों लिए सफ़र की थकान से चूर बैठी रही। कहीं 12 बजे के करीब डोरबेल सुनाई दी तो शुक्र का कलमा पड़ा, मगर वहीं एक झिझक कदमों को रोक रही थी। निम्रा को झिझोड़ा, सब क्या सोचेंगे? क्या आते ही वो दूसरी बेल काफ़ी वक्फे के बाद बजी तो वो दिल से भागी। गेट खोलते तक उसकी धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। गेट खुलते ही वो फिलवक्त पलट गई, इसलिए कि जान नहीं पाया कि गेट निम्रा ने खोला। इतनी देर और मैंने कहा था कि अमर से कहना गेट खोलने को। वो अंदर दाखिल होकर छोटा गेट बंद करते हुए तदीबी अंदाज में बोला, और अब उसकी बाबत क्या जवाब देती निम्मू? वो लंबे ढक बढ़ता उसके हमकदम हुआ तो वो सुस्त पड़ने लगी। तब असजद को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो सरापा, वो पनी में जकड़े बाल, कमर तक आते स्याह बाल, वो एकदम उसके सामने आया था। जीना उसे ख्याल में नहीं था कि इससे टकरा गई। इसी ख्याल में नहीं थी, इसी से टकरा गई। मगर ध्यान
उधर कौन सा ऐसा एहसास था, बेख्तियार ही हंसने से शानों से थामा जीन ने। जैनी आई डोंट बिलीव ये तुम हो। वो बेहद हैरान था। जीना का चेहरा तिलमिला उठा, हसरत के अंदाज में महसूस कुन बेख्तियार रानापन था। मैं दोपहर को आई थी, वो बिन बनाए मुझे क्यों नहीं बताया? अगर कोई अटैक हो जाता तो? वो हल्का सा झटका देकर बोला तो होठों पर मुस्कुराहट ने सीना के कर पीछे हटी। मुझे नींद आ रही है। मैंने ज़रा भी रेस्ट नहीं किया। फाउल सलाम तक नहीं किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम। वो खफीफ सी होकर बोली वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, मिलोगी नहीं। अब भी शरारत पर उतर रहा था। जीना का दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा। भागने के से अंदाज में अंदर की तरफ बढ़ी। पीछे उभरने वाला हसरत का कहका उसे ठीक सुनाई दिया था। वो भी हंसी, उसे भी हंसी आ गई। इतना किरदार रखने शुरू कर दिए तुम लोगों ने कि मैं आइंदा भी गेट की डुप्लीकेट चाबी घर भूल के जाना पसंद करूंगा। निम्रा सुबह का नाश्ता बना दी। जीना को लाख चची जाने मना किया, मगर वो भी निम्रा का हाथ बटाने खड़ी थी। सबसे पहली किचन में एंट्री हसरत की थी। वो निम्रा से कह रहा था, मगर निगाह अंडे फैलती जीना पर थी। रॉयल ब्लू कलर में उसकी रंगत धमक रही थी। और कभी असजद की आमद का जहाज ऊपर से उसकी गुफ्तगू मुंह धो रखी है। भाईजान ये बहुत महंगे वाला चौकीदार है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। निम्रा ने हंसते हुए कहा, अपना पैकेज बताओ, मैं हर कीमत पर तैयार हुआ। किचन कैबिनेट की मार्बल टॉप पर चढ़कर बैठा। जीना ने नॉन स्टिक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डाला तो कुछ ज़्यादा ही चला गया। डॉक्टरी नुक्ता नजर से इतना ऑयल सेहत के लिए नुकसानदेह है। हजरत की निगाह उसी पर थी। जीना ने बसी से मुझे मुस्कुराया। अब यहाँ से जाएंगे तो मैं दो ही नाश्ता बनेगा। वो साहब कोई से बोली तो निम्रा कहका लगा बैठी। हाँ हाँ ना, ये अजीब अजीब बातें करते रहेंगे तो मुझसे भी उल्टा सीधा काम ही होगा। वो कुछ उलझ कर बोली थी, मेरे ख्याल से आपने सुन ही लिया होगा। निम्रा ने शरारत से भाई को देखा। हाँ जी, बहुत अच्छे से। उसने गहरी सांस भरी। निम्रा ने दादी जान के नाश्ते की ट्रे उठाई, मुस्कुराते हुए किचन से निकल गई। इतनी देर में जीना फ्राइंग पैन में से जायद और निकाल चुकी थी। सफ़र कैसा गुजरा था? असजद ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। ठीक, बस ठीक। कोई खुशी नहीं थी आगे मुझसे मिलने की? कोई दिल की धड़कन अब नॉर्मल नहीं हुई? वो कदर खफकी से पूछने लगा तो जीना को बेख्तियार हंसी आई थी। या तो आप डाइजेस्ट पढ़ते हैं या फिर फिल्में बहुत देखते हैं। उसने अंडों का हमेशा फ्राई पैन में उलट दिया और अब चम्मच से उसे फैला रही। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत बेयकीनी से पूछ रहा था, आप भी ऑमलेट खाएंगे या आपको फ्राई कर दूं? जीना ने अपनी तरफ से बहुत होशियारी से बात की। शाबाश, आते ही मुझे फ्राई कर दो। वो कुछ इसी तरह दबक कर बोला कि किचन में दाखिल होते निम्रा की हंसी छूट गई। जीना उज्जल सी हो गई। मेरा मतलब अंडे से था, फ्राई एग। अब अब बंदा इससे पूछे अंडों से मतलब रखने का क्या मतलब? इंसान थोड़े पड़ गए हैं क्या? वो खफा खफा सा निम्रा से मुखातिब था। आप दोनों डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्या? निम्रा को अभी भी हंसी आ रही थी। मैं तो कर सकता हूँ। ये आगे से पूछ रही है कि मेरे हाथ का बना ऑमलेट खाना है या फिर आपको फ्राई कर दूँ। यानी एक अदद ऑमलेट ना खाने की पैदाइश में ये लड़की जालिम लड़की मुझे रोस्ट करने को तैयार है। मैं निम्रा से शिकायत कर रहा था। इन दोनों बहन भाइयों का यही स्टाइल था, बेला तकल्लुफ। मगर जीना के लिए सब नया था। उसे हसरत के मजाक और संजीदगी में फ़र्क करना मुश्किल था। मैंने ये नहीं कहा। वो एहतजाजन बोली, अच्छा मेरे ख्याल में तो यही कहा था, खाते हैं ऑमलेट भी या फिर फ्राई करूँ आपको? मज़े ले रहा था। जिंदा रोहानसी होने लगी, मगर मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब सिर्फ अंडों तक था। मतलब ही हो तुम। वो शिकायती दाज में बोला तो लम्हा भर उसे देखने के बाद वो तेजी से किचन से निकल गई। और गौर निम्रा के मुँह से बेसाख्ता निकला। हजरत भी कूद कर नीचे उतर बड़बड़ाया, लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया। निम्रा ने खुफी से उसे देख कर दिया ना उसे। लड़कियों का पता भी आसानी से नहीं मानते। खैर लड़कों का बिक्का तो नहीं, तुम्हारा ही पता है। मुझे सिर्फ खर्चे से मानती हो तुम। वो साफ गोई से कह रहा था, मुझे ये सिर्फ चॉकलेट्स और आइसक्रीम खर्चे हो, मुझ पर सिर्फ चॉकलेट और आइसक्रीम खर्च होती है। और तो देखिए क्या क्या खर्च होता है। वो मज़े से बोली तो गहरी सांस भरता वो किचन से निकल गया। जीना दादी जान के कमरे में फिर मिली। इसे देख के यूँ जाहिर किया जैसे देखा है ना। दादी जान आपने नाश्ता कर लिया? वो उनके नाश्ते की ट्रे में रखा खाली बर्तनों का जायजा लेते हुए पूछने लगा। हाँ मेरे जान फजर की जागी हुई थी तो सुबह होते ही नाश्ते की तलब होने लगी। वो बोली, खुशकिस्मत है आप, किसी ने आपको नाश्ता करवा दिया। वो गहरी सांस भरता उनके बिस्तर पर टिक गया। उनकी बाएं तरफ जीना थी, उनके तस्बीह के दाने गिनती। मगर क्या मतलब, तुमने नाश्ता नहीं किया अभी तक? वो चौंकी। मसला है ना ज़रा सा, अकेली निम्रा क्या क्या देखेगी बेचारी। कभी तो टोस्ट सेक रही है, कभी अंडे या कभी पराठे। सबके फारिग होते ही मेरी बारी आएगी। आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है। बड़ी मासूमियत से कह रहा था जीना कॉन्शियस ही हो बैठी थी। साफ उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। निम्रा नमो कह रही थी जीना ने मिलकर नाश्ता बनाया उसके साथ। दादी जान बाखबर थी, मेरा तो नहीं बनाया, जिसका बनाया उसे पता हो। वो फौरन मुकर गया। क्यों ज़ैनी, ठीक कह रहा है ये? दादी जान ने पूछा तो थक कर उसने तस्वीर रख दी। मैं तो बना रही थी मगर इनका शायद नाश्ते का मूड नहीं था, तंग करके मुझे किचन से ही निकाल दिया। साफ गोई की हत्ती। हजरत ने मुस्कुराहट दो मगर वो देख चुकी थी। खफकी से मुंह फेरा। बुरी बात है हजरत, मेहमान को तंग करने से गुनाह मिलता है। दादी जान मुस्कुराई। प्यारी दादा जान
मैं ऐसे मेहमान कब समझता कि मकीने हरीम दिलो जहाँ है। ये तो वो बड़ी रवानी से बोला, दादी जान इतनी शशद उर्दू रटकी, जबकि जीना की रंगत पल भर में लाल पीली पड़ी। चलो जो भी है, अब दोस्ती करो, खबरदार जो आइंदा कभी से तंग किया तो। दादी जान ने मामला निपटाना चाहा, बस शौक असद गोया तैयार ही बैठा था, फौरन दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, दोस्ती मगर जीना से पटा गई। देख लें आपकी पोती में इतनी अकड़ है, अल्लाह ने शक्ल थोड़ी सी अच्छी दे दी है, शायद इसी वजह से गरूर है। वो शिकायतन कह रहा था तो क्या वह हाथ बढ़ाने की हिम्मत करती भी तो कैसे। ना मेरी बेटी बहुत नेक सीरत है, सादा तबीयत वाले, गरूब और तफक्कुर से पाक। दादी जान तो वैसे ही बहुत प्यारी, दादी जान को तो वो वैसे ही बहुत प्यारी थी। फौरन उसका फिल बदीद कसीदा पड़ा तो हसनैन ने मायूसी से अपना बढ़ाया हुआ हाथ हिलाया। अच्छा, मेरा तजर्बा तो कुछ और ही कहता है। उसकी शक्ल देखकर जीना का जी चाहा हाथ मिला ले, मगर उसकी जुबान जो फुलझड़ियाँ छोड़ रही थी उससे कुछ बैद ना थी कि क्या कह डालता है। अजय ने हाथ खींचा और उठ खड़ा हुआ, उधार रहा, एक नज़र से देखते हुए नाश्ता करने का कहकर कमरे से निकला तो जीना को अफसोस हुआ। जल्दी से तैयार हो जाओ, भाईजान बाहर ले कर जा रहे हैं। निम्रा शाम को बड़ी पुरजोश सी अंदाज में कमरे में दाखिल, खैरियत, लंदन ले जा रहे हैं या पेरिस? वो जिसके सफ़ात पलटती ठटकी, ओहो, भाईजान का कहीं तफरीह के लिए ले जाना लंदन पेरिस जाने के बराबर ही समझो डियर। महीनों बाद हाथ आते हैं, आज तो सिर्फ तुम्हारे तो फैल। वो अलमारी में सर घुसाए खुश दिली से कह रही थी। जीना का दिल बहुत रंग से धड़का, टाजस पर परे रख दिया, तकिया ठीक करके लेट गई। निम्रा अपने कपड़े निकाल कर पलटी तो उसे यूं इत्मीनान से लेटे देख कर हैरान हुई। क्या हुआ, उठो ना, आज दोपहर में नहीं लेटी, अभी बहुत जोरों की नींद आ रही। वो जी जानकर कसलमंदी से बोली, कम ऑन जैनी, पैदल नहीं जाना, गाड़ी पर जा रहे हैं। निम्रा ने उसे पुचकारा, मूड नहीं हो रहा। वो करोड़ बदल गई तो उसने हर बात माया, भाईजान को अफवाह करोगी? सेना के लोगों में हल्की सी मुस्कुराहट है, मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है, तुम जाओ ना, साथ अहमद को भी ले जाओ, वो भी जा रहा है। बल्कि सिर्फ हम चारों ही जा रहे हैं, जा रहे नहीं बल्कि जा रहे थे नहीं बल्कि जा रहे हैं। जाओ तैयार हो जाओ। जीना ने उसे तसल्ली दी तो वो जलकर बोली, लग तो नहीं रहा कि तुम प्रोग्राम खराब करवाओगी, उठो जल्दी से। ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मतलब मेरे सर में दर्द है। उसे अटकते हुए बहाना बनाया तो निम्रा शान ने उचकाती कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में चले गई। तुम देखना, अभी पता चल जाएगा भाईजान को, तुम्हें भी घर ही छोड़ जाएंगे, बहुत पुटोगी तुम हमसे। निम्रा उसे डरा रही थी, अब इतनी भी अहम नहीं हूँ तुम्हारे भाईजान के लिए कि मेरे लिए वो अपना मूड और अपनी तफरीह बर्बाद कर दे। या बालों का एहतियात से काचर में समेटती, वो मगन सी थी, दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हजरत को देख ही नहीं पाई। चलो भाई, अभी तुम्हारी तैयारी ही खत्म नहीं हुई, रात पड़ने वाली है भाईजान, ये जैनी नहीं जा रही। निम्रा ने पोल खोल दिया, तुम तैयार होना, चल के गाड़ी में बैठो। और सस्ती अंदाज में निम्रा से बोला तो उसने मुंह लटकाया। और जैनी उसके हाथ में ये शायद सर में दर्द है, तुम्हारे तो नहीं है ना, चलो तुम्हें फौरन निकलना है। वो कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा तो निम्रा को भी भागना पड़ा। जीना का दिल मायूसी से भर गया। लो जी, ये है मंगेतर साहब, कौन सा दिल और कहाँ की दिलदारियाँ। दरवाज़ा खोल के निम्रा को बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद करके वापस पलटा। हाँ जी, क्या मसला है अब आपका? ऐन उसके सामने खड़े होते हसरत ने पूछा तो वो चौंक कर हाल में पलटी। जी ठीक हूँ, सटपटा कर कहा, तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने कहा था बाहर चलना है। वो मैं पर जोर देते बोला तो जीना निशाने उचकाए, बस यूं ही दिल नहीं चाह रहा, मेरे साथ पहली बार कहीं जा रही हो, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा? उसने दोया तस्दीक चाही। जीना धक से रह गई, मैंने ये तो नहीं कहा, जल्दी से कहा, मुबादा कुछ गलत फहमी ना पनप जाए। ओके, यानी दिल चाह रहा है, फिर तैयार क्यों नहीं हुई? वो मुस्कुराया। उसकी होशियारी पर जीना ने खफी से उसे देखा। वो इतना ज़बरदस्त था कि उसकी एक भी चलने नहीं देता था। ऐसे मर्द की भी अपनी ही शान हुआ करती है। वो शलवार कमीज़ बहुत कम पहनता था, ज़्यादातर पैंट शर्ट इस्तेमाल करता था, मगर अभी वो नेवी ब्लू कुर्ता शलवार में मलबूस बहुत आम से हुलिये में बहुत शानदार लग रहा था, बल्कि बहुत ख़ास। धड़कन का अंदाज मिला तो जीना की निगाहें दिल की बेईमानी पर झुक गई। मेरी तबीयत, हाथ में दर्द था। वो हकलाई अजय ने निगाह भरकर उसको सुर्ख पड़ते रुखसारों को देखा और उसका हाथ थाम लिया। इस हाथ में नहीं, इस हाथ में। जीना ने फुल दाना हाथ लहराया ताकि दूसरा हाथ छोड़े, मगर इधर कोई इरादा ना था। उसने दायां हाथ भी थाम लिया। इतनी नाजुक सी हो, सुबह पराठे बनाते हुए कुछ हो गया होगा, फिर अंडे फेंटते हुए शरारत से कहते हुए उसके करीब हुआ। वो बुरा जरूर मानती अगर दिल की धड़कनें काबू में होती। इसने उसके हाथ को खफीफ सा लबों से चूहा खरा करे, तुम्हारे दर्द ठीक हो जाए। वो धीमे से लहजे में बोला तो हक तक सी रह गई। वो कहाँ दर्द था, सर में। उसकी सांसें जीना के ने अपनी सर्द पड़ती पेशानी में महसूस की। तेजी से हाथ छुड़ाकर पलट गई। उसे निगाह मिलाने का या नाना ही ना था। अब जाए तुम्हारे बगैर नामुमकिन, लाखों बार की देखी जगह है, बहाना तो सिर्फ तुम्हारा था यार। हसरत ने आगे बढ़कर उसे शानों से थामा और मोहब्बत से बोला, जीना के वजूद में खुशी और सरमस्ती की लहर उभरी। वो महबूब और शानदार सा शख्स उसे इतना खास समझता था। तुम साथ होगी तो हर चीज़ का एक नया रंग और रूप, नया अंदाज होगा। जैनी उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए बहुत चाहत से कह रहा था। जीना की निगाहें उसकी निगाहों की शिद्दत से झुकने लगी और इससे पहले कि वो कुछ और रोमांटिक होने लगूं, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से प्लीज़।
और दोबारा जाने से बोला जीना को ना सिर्फ हंसी आ गई बल्कि बड़े एतमाद भी अपने वजूद में सरायत करता महसूस हुआ। ओके, वो दांतों तले लब दबाकर बोली, अच्छा। ने हाथ थाम कर रोका तो वो ठिठकी, पिंक कलर बहुत उठता है तुम पर। वो मुस्कुरा दिया, गेट आउट। वो मजबूब सी होकर कहती अलमारी की तरफ बढ़ी और हंसता हुआ बाहर निकल गया। फिर एक लंबे अरसे बाद, बहुत ही बदमज़गियों के बाद, अरूबा को किचन में हांडी पकाने की इजाज़त तो मिल गई, मगर आफिया बेगम की कड़ी निगरानी में अरूबा सर थाम के रह गई। कहाँ सर मोल ले लिया उसने भी। ससुराल में कुछ पकाने का शौक जैसे मर ही गया। वो पकाते हुए भी या अल्लाह ठीक पक जाए की दुआएं मांगती रहती। आफिया बेगम के एतराज़ात बेशुमार थे। काउंटर खड़े होकर आटा गूंदने पर एतराज़ ये अच्छी रही, हम 2-2 घंटे आटा गूंदते रहते थे। उधर इधर इधर अच्छा मज़ाक है, आटा ढीला से भिगो के रख दिया, आधे घंटे बाद 2-4 हाथ मार के फारिग। हम तो पैर ज़मीन पर पीढ़ी पर बैठकर आटा गूंदते थे। मतलब तो आटा गूंदने से हो, वो भी रोटी तो ठीक बनती है ना। सबसे बड़ी बात तो यह है, रूबा ने तहम्मुल से कहा था, मगर ये मसला आए दिन वो खाने के मेज़ पर चिढ़ती। हांडी को कितना भूनना है ये आफिया बताती, कितना पानी डालना है उनका हिसाब उन्होंने एक मग के साथ रखा था। हर खाने के साथ पानी के मग्गों का हिसाब मांगती, हलकान होती रहती है। नतीजतन कभी सब्जी सही बनती तो कभी बैठ जाती। ये क्या, ये है तुम्हारी कुकिंग तुम्हारी? आसिम मजाक उड़ाता था। वो सुलगती डंडा सर पर लेकर खड़े होकर काम करवाने को फ्री हैंड देने में बहुत फ़र्क होता है, मगर उसके ज़हन से खाना पका सकती ना, तो खुद से पकाओ। वो सिर्फ तरीका बताती है ना, वो कहता है उनके तरीकों से खुद से कैसे पका सकती है। अब तो वो बता के हट जाती है कि इसमें 4 मग पानी डाल दो। अब इतने पानी के साथ सब्जी को गिलाना, पानी जो खाना और फिर से भूनना, इतनी देर में सब्जी की जान निकल जाती है। हमने तो कभी सब्जी में पानी डालकर नहीं पकाया, दम पर पका के हल्का सा भून ले तो बस। वो तंग आ गई। आफिया बेकर उनके दरमियान अजीब मामूली सा खिंचाव अंदर आया था। उनका कोई काम करने को जी नहीं चाहता था। जब उसकी हौसला अफ़ज़ाई करने की बजाय वो उसको सुनाती, खाना तो बनाती थी। या अब तुम जो सामने आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रूबा को उनकी ये नाशुक्रापन बहुत खुलता है। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि वो भी कोई बदमिज़ाज सड़ीगल सी बहू होती तो फिर आफिया बेगम को पता चलता कि उसके सामने साफ लफ्ज़ों में कहती थी, बेटी तो बेटी होती है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो जहाँ के ये अल्फाज बहू के मुँह पर कहे जाएँ तो उनके ज़हन में कौन-सा सास का तसव्वुर माँ का सा होगा। एक लड़की जो अपने घर के साथ-साथ अपनी खूनी रिश्तों को छोड़कर आपकी नस्ल की अमीन बनकर आपके घर आती है। उसने हौसले को का अंदाज़ा कीजिए। अपनी माँ के अलावा किसी और को माँ कहने के लिए बड़ा दिल दिल चाहिए। रूबा को याद था, शादी के अव्वलीन दिनों में उसे एक दफ़ा आफिया बेगम के सामने आसिम ने रूबा की अम्मी कहकर बुलाया तो आफिया बेगम को जैसे आग सी लग गई थी। तुम्हारी अपनी माँ नहीं है क्या? हद होगी है। 100 रिश्ते हैं बुलाने के लिए, सास को अम्मी भी कहोगे अब? वो दिन, आज का दिन आसिम को उसकी अम्मी को आंटी कहकर ही मुखातिब करता था, या फिर तुम्हारी अम्मी, और अगर ये हरकत बहू करे तो जी जी हमें माँ नहीं समझती हो, यही यही कहा जाता। बहरहाल छोटी छोटी कई बातों का आफिया बेगम की बदमिजाजी और टिकटोराना तबीयतें बहुत बड़ा बनाए हुए थी। वो जो एक वलवले नई सोचों के साथ ससुराल में आई थी, दिल महसूस कर रह गई। दूसरे दूसरे वो छोटी सी छोटी बात फ़ोन पर अपनी बड़ी डेटी फारिया से शेयर करने की आदत थी। सुबह से लेकर शाम तक के तमाम मालूमात की रिपोर्ट के साथ अपने तजर्बात और तज्ज़िये से सुनाती, और ये तमाम बातें बदंगे बहल करती। बहू सुनती कुटती उनकी बिला से, मगर वो कतई नहीं सोचती कि अपनी तर्ज़ अमल से वो अपनी इज़्ज़त बढ़ा नहीं रही बल्कि घटा रही है। रूबा तो बाज़ारी इस कदर पॉलिश्ड और मुदब्बर तबीयत दिखाई देने वाली आफिया का रूप बहुत नाकाबिले बर्दाश्त लगता था। वो बेवक्त घर आया था। गेट की चाबी उसके पास ही हुआ करती थी। निमरा और अहमद भी अभी अभी नहीं लौटे थे। चच्ची जान और फूफो जान निमरा के लिए आए किसी प्रपोजल पर गौर कर रहे थे। जीना रोटियां पकाने के लिए किचन में आई थी। असजद सीधा वही आया। अस्सलाम वालेकुम। उसकी धड़कन इस एक पल अचानक सलामती पर तेज़ हुई थी। तेज़ी से पलटी तो हज़रत को सामने वक़्त हैरान हुई। आप इस वक़्त, ये सलाम का नया जवाब है क्या? वो मुझे उचकाकर पूछने लगा। ज़ीना ख़फ़ीफ़ से हुई, वालेकुम अस्सलाम। अम्मी की तरह दादी जान के कमरे में, और ये फ्रिज से आटे का बाल निकालने लगी। एक कप चाय मिलेगी? वो पूछ रहा था। हाँ ज़रूर, मगर पहले खाना तो खा लें, मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। ज़ीना ने कहा, सर में सख्त दर्द है पार्टनर, एक कप चाय और एक पुरसुकून नींद की सख्त ज़रूरत है। ज़ीना ने देखा उसकी आंखों में हल्की सी सुर्खी थी, ज़रा ज़रा बड़ी हुई शू। वो काफ़ी थका लग रहा था। 3 दिन पहले होने वाले बम ब्लास्ट के ज़ख्मों से अस्पताल बड़ा पड़ा था। वो क्लिनिक से ज़्यादा अस्पताल ही में पाया जाता था। थोड़ी नींद और ज़्यादा काम ने असर दिखा दिया तो ओके मैं लाती हूँ। ज़ीना ने सर हिलाया और सॉसपैन में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ाया। वो दादी जान के कमरे में गया और फिर उनसे मिलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चाची जान मुतफक्कर सी किचन में चली आई। कहा भी था यूँ दीवानों की तरह काम मत किया कर, मगर लगता सुनने सुने तो ना, अब दाद को क्लिनिक पर चला जाएगा। फिर कायती अंदाज में कह रही थी, असरत के लिए चाय बना रही हो, खाली चाय मत देना, साथ में बिस्किट ले जाओ। खाने पीने का होश नहीं है उसे। उन्होंने कैबिनेट से बिस्किट का हाफ रोल निकाल कर प्लेट में बिस्किट रखे तो खुद तवे के नीचे आग जलाने लगी। मैं रोटियां बना दूंगी चच्ची जान, जीना ने कहा तो बोली,
तुम चाय बनाकर दो, उसे 2-4 फुल्के डालने हैं, मैं डाल लूँगी। वो मग में चाय डालकर बिस्किट को की प्लेट ट्रे में रखने लगी थी। हल्का-सा दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई। वो नीम अंधेरे में कमरे में बेड पर औंधा मुँह आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। उसने हाथ मारकर लाइट ऑन की तो वो चौंक कर पलटा, फिर उठकर बैठ गया। जिन्हों ने ट्रे उसके सामने रखी, सिर्फ चाय कहा था। बिस्किट की प्लेट देकर बोला, खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए, मैं सिर्फ एक टैबलेट लूँगा। उसने कहा, इसके लिए भी कुछ खाना ज़रूरी है। वो इत्मीनान से बोली। उसने निगाह भरकर उसे देखा। पिंक और फ्रोज़ी रंग के लिबास में वाक़ई अच्छी लग रही थी। उसका खुद से लापरवाह सादा-सा अंदाज़ उसके रूप को मज़ीद दिलकश बनाता था। खैर ज़रूरी तो नहीं, और भी बहुत से तरीके सर दर्द को भगाने के मैंने बताया तो था एक तरीका। तो शरारत से बोला, उसकी रंगत तब उठी, मैं चलती हूँ, निम्रा आने वाली है, रोटियाँ बनानी है। कम ऑन यार, बैठे तो पहली बार मेरे कमरे में आई है। वो जल्द से बोला, नहीं आप अजीब-सी बातें करते हैं। वो साहब गोई से कहती है, जिद को कहका लगाने पर मजबूर कर गई। अच्छा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। उसने वादा किया और जीना उसके सामने बैठ गई। इस रोज़ चाय पीते हुए अज़र ने उससे ढेरों बातें की थी, उसकी पसंद-नापसंद, उसके ख़यालात, उसकी दिलचस्पियाँ, और ज़ीना ने भी उसके करीब से जाना कि वो कितना प्यार करने प्यारा शख़्स है। सबसे बढ़कर वो ज़ीना को पसंद करने लगा था। मैंने दादी जान से कहने पर हाँ कर दी थी, लेकिन अब मैं अपने इस फ़ैसले पर बहुत खुश हूँ। उसने छुपाया नहीं था, और इसके बरमला एतराफ़ ने ज़ीना को रूह तक शांत कर दिया था। फिर वो उठकर अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ा। वापस आया तो उसकी मुट्ठी में कुछ था। वो ज़ीना के पास आया बैठा। ये तुम्हारे लिए। उसने चुटकी में पकड़कर सोने का नफीसा ब्रेसलेट लहराया। ओहो! रीनो ने नफ़ी में सर हिलाया। खबरदार, किसी बहुत अच्छे मौके पर देने का सोचा था और किस्मत ने आज ना हसीन मौका दिया है। उसका हाथ थामते हुए वो कह रहा था, अच्छा नहीं लगता ऐसे बेवजह का गिफ्ट। वो हिचकिचाई। गंदी हो चुकी है हमारी, बेवजह का क्यों? वो लापरवाही से कहता उसकी कलाई में ब्रेसलेट पहनाकर लॉक लगा रहा था। फिर भी वो शर्मिंदा सी हो रही थी इतना कीमती गिफ्ट लेकर। चलो जवाब में तुम भी कोई गिफ्ट दे दो। वो उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला तो वो गड़बड़ाई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ज़रूरी तो नहीं पैसों की कोई चीज़, एक अच्छी सी याद, कोई रोमांटिक सी बात। कहते हुए शरारत से उसकी तरफ झुका। वो तेज़ी से उठ गया। रिश्ते ने फुर्ती से उसका हाथ थामा। रुको तो, बहुत हो गई बातें, अब बस। वो कतियत से बोली तो वो उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। लगता तो नहीं कि आपके सर में दर्द है। जीना ने तंज ने उसे हँसा दिया था। ये तो तुम्हारे कर्म का एजाज़ है मेरी शरीके सफ़र। मुझे हर दुःख, हर दर्द भूल गया है। मेरी हमनफ़्स ज़िंदगी के सफ़र में तुम और मेरे हमकदम हो, तो ये एहसास ही मुझे हर दर्द से बेखबर करने को काफ़ी है। वो हद जज़्बाती और शिद्दत अमेज़ लहजे में कह रहा था। ज़ीना जैसे पिघल गई। जाने क्यों उसकी आँख भर आई। उसके लबों से एक सिसकी उभरी और आँख से आँसू का कतरा उसके हाथ पर गिरा। वो चौंक कर जैसे हाल में लौटी। असजद उसका दिल, उसका नाम फिर से सिसकी की सूरत में उसके लबों से आज़ाद हुआ था। मेरी ज़िंदगी किसी दर्द से भर गई। क्या इससे तुम वाकिफ़ नहीं? अब तुम्हारा दिल तुम्हें कोई सिग्नल नहीं दे रहा कि मुझ पर क्या बीतने वाली है? उसने बाई कलाई से लिपटे इस खूबसूरत से ब्रेसलेट को देखा और फिर फूट-फूट कर रो दी ना। आफ़िया बेगम के मना करने के बावजूद रूबा ने जिस तरह किचन सँभाला था, उसके दिल में गुस्सा भर गया था। एक बेवजह गुस्सा और मुकाबला। और रूबा एक सालन उसके अंदाज़ में और मर्ज़ी का पकाती तो वो दूसरा तरीका अपनी मर्ज़ी और पसंद से बनवाती। दरअसल मुझे टिंडे गोश्त पसंद नहीं, मैं अपने लिए चने की दाल डाली और गोश्त में। वो आराम से कहती हूँ, जब सभी टिंडों से ज़्यादा दाल शौक से खाते तो इसका दिल ज़हर से भर जाता है। इन औरतों में से थी जो खुद अपनी शहनशाही आसानी से छोड़ने पर आमादा नहीं होती। अपनी मर्ज़ी करने का ही तो वो अलग होती है। अपनी मन मर्ज़ी करने को ही तो वो अलग हुई थी। ऐसे कैसे सब कुछ रूबा के हवाले करके पलंग पर बैठ जाती। और नाक की लड़ाई में उन्होंने ये भी ना सोचा कि मिल-जुल कर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से घर सँभाला जा सकता है। इसकी शदीद तर्ज़ अमल ने रूबा के अंदर भी ज़िद पैदा कर दी। ज़रा-ज़रा सी बात पर वो उसकी माँ और उसकी तरबियत पर जा पहुँचती। वो भी हर बात आसिम को मनो-मन बताती। ये शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ़ हर बात आपको बाख़बर रखना चाहती हूँ। कल आप ये ना कहें कि मेरे इल्म में कोई बात नहीं थी। साथ ही वो वज़ाहत भी कर देती, मगर रोज़ाना ये किसी न किसी बात पर बदमज़गी होती रहती है। अब आफ़िया बेगम ने तरीका ये अपनाया कि हर काम में रूबा पर छोड़ दिया। छोटे-छोटे 2 बच्चों को सँभालने के साथ सब्ज़ी बनाने से लेकर बर्तन धोने तक वो खलास ही गई। ज़ीना को उन्होंने पढ़ाई तक महदूद कर दिया। सारी उम्र पड़ी है इन कामों के लिए। वो आराम से कहती है, फिर ये छोटे-छोटे ज और फिर ये छोटे-छोटे बात दोबारा एक बड़े तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गए, किसी को पता ही ना था। ये इन दिनों की बात है जब ज़ीना दादी जान से मिलने गई थी। बुखार की वजह से रूबा ने काम की सख्त ना रही, मगर आफ़िया बेगम ने ना बच्चों को सँभाला, ना ही हांडी की ज़िम्मेदारी वापस कबूल की। मजबूरन उसे जैसे करके रूबा ने हांडी बनाई और बच्चों को लेकर कमरे में जा पड़ी। रात खाने की मेज़ पर उन्होंने चुन-चुन कर खाने में नुक्स निकाले। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी अम्मी। आसिम ने एक नज़र सर झुकाए खाना खाती रूबा को देखकर कहा तो वो चहकी। हमने भी 4 बच्चे सँभाले हैं, साथ-साथ घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाते थे। ये सारे बहाने हमारे सामने
सामने मत चलाओ। बहाने बनाने वाली क्या बात, अम्मी मैंने आपको बताया तो था मुझे बुखार हो रहा है, रूबा ने बर्दाश्त से काम लिया था। तो बीबी बुखार में कौन सा फाके होते हैं, ये उलझे तुम्हारे, ये बैठे हैं तुम्हारे ससुर साहब, इनसे पूछ लो जो एक दिन भी काम का बहाना किया हो। वो बेतरखी से बोली तो शबीर अहमद को ही बोलना पड़ा, अच्छा ये अब खामोशी से खाना खाओ, सब क्या खाओ, ये जहर खाने से काबिल है क्या। मेरा नमक उन्होंने प्लेट पर खिसकाई, तनफ्फुर से बोली, दोपहर को मैंने चखा था, इतना तेज़ नहीं था, शायद गर्म करने से सालन मसाला खुश्क हो गया। रुबा व मुश्किल बोली तो आफिया बेगम ने तो जैसे उनका पहला जुमला ही सुना था, उसके तो तलों पे लगी। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पकाया, सुन रहे हो आप, मतलब ये है कि जब इसने पकाया तो नमक बिल्कुल ठीक था, इस वक्त जब खा रहे हैं तो तेज़, यानी मैंने डाला इसमें नमक, और ये इसकी तरबियत हद हो गई, सही बढ़ाकर भेजा है इसकी माँ ने। बीबी कर लो मगर मानो मत, मैंने गलत कर लो मगर मानो मत। अब की बार आफिया बेगम ने हद कर दी थी। रूबा की रंगत जर्द पड़ी, छोटे बड़ों के सामने अपनी खिंचाई होती देख रहे थे। मजबूरन आसमी को टोकरा, अम्मी प्लीज यहाँ बात रूबा की हो रही है, अरे जाओ, बड़े है उसके सगे, ऐसी ऐसी तरबियत माओ की ही होगी, ससुराल में लड़की नहीं उनकी माँ की तरबियत बोलती है, और उसे भी तो मैं बहुत अच्छी तरह से देख चुकी हूँ, वो तजीज़ करने में सानी नहीं रखती थी। अब मुझसे कुछ भी कहे मगर मेरी माँ तक ना पहुँचे। रूबा ने हिम्मत मुजतमा की थी, देख रहे हैं अब अपनी बहू को, अब तो बेटा भी मुँह को आएगा। आफिया बेगम ने फ़ौरन ही अब उदीत होकर बशीर अहमद से कहा था, उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा, उठो दफ़ा हो जाओ, इस घर में बदतहजीबों की कोई जगह नहीं। उनका फैसला अटल था, मगर वो भूल गए मुकाबल भी उन्हीं का खून है। वो भी इस वक्त नवाला फेंक कर उठ खड़ा हुआ। आफिया बेगम को बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कासिम ने भी बात संभालने की कोशिश की, मगर वो दोनों में से किसी को कोई भी फरीक झुकने को तैयार ना था। सबसे बड़ी बात यह कि आफिया बेगम नीचा नहीं पड़ना चाहती थी। सो दिल पर पत्थर रखकर मुंह लपेटे पड़ी रही। गाड़ी की आवाज़ आई तो कासिम ने आगे आकर बताया वो लोग जा चुके हैं। वो तो दिल थाम कर रह गई, भला कहाँ जाता वो इस बारात में, अब छोटे छोटे बच्चों के साथ 4 दिन ससुराल में रहने का तो ज़माना के जूते खाकर वापस लौटेगा। शबीर हमने तबसरा किया, वो करब रद के लेट गए। अगली सुबह जीना को असजद खुद छोड़ने आया था। बहुत याद आई इस बार, मेरे ख्याल में बाहर जाने से पहले तुम्हें रुखसत करवा के ले जाऊंगा, उन्होंने कहा तो वो सुर्ख चेहरा लिए उसे घूर कर रह गई। इसने कहा कहा था कि वो सुर्ख चेहरा वो शाम को वापस हो लिया। ज़ीना को कासिम के ज़रिए तमाम हालात का इल्म हुआ तो वो दिल थाम के रह गई। फ़ारिक को फ़ोन करके आसिम और उरूबा का पूछा, मगर वो तमाम वाक़ये से लाइल्म था। परेशान होने लगा। उधर आसिम ने 2 दिन होटल में सोच विचार में गुजारे और तीसरे दिन सीधा पिंडी का रुख किया और दादी जान के पुशअप साय में जाकर सुख की सांस ली। मगर वो ये नहीं जानता था इसकी यह हरकत जीना की ज़िंदगी में कितना ख़तरनाक मोड़ लाने वाली है। जीना को जिसने इन्फॉर्म किया तो वो खुशी बखुशी आफिया बेगम के पास आई। आसिम की तरफ से कोई इतला ना मिलने पर वो बहुत मलूल और फसुर्दा थी, मगर अपनी हार जाहिर ना करती थी। अम्मी भाईजान का पता चला वो दादी जान के पास है। जीना ने जैसे खुशखबरी सुनाई तो पहले ही उसे घूरती रही। जीना कन्फ्यूज़ होने लगी। असजद ने बताया है, बहुत खूब, लो अब दादी के साथ महाज बनाकर जंग लड़ेगा वो। उन्होंने कहा भी तो क्या, वही अपनी मर्ज़ी का मतलब। तो शबीर अहमद को भी पता नहीं किन लफ्ज़ों में सारी रिपोर्ट दी। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ज़ीना और असद के रिश्ते को ख़त्म करने का ऐलान किया था कि उनको हमारी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं, हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उन्होंने फ़ोन पर भाई से साफ लफ्ज़ों में कहा था, हम भी किसी सूरत आसिम और भाभी को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। अब आप घर ले जाना चाहें तो बस शौक, मगर यहाँ से निकल कर दर बदर की ठोकरें खाएँ ये कभी नहीं होगा। असजद ने भी उनका फैसला सुनकर साफ और मुतवाज़न लहजे में अपना फैसला सुनाया तो वो बल खाकर रह गए। ये सोचे बगैर के मुकाबिल उनका अपना ही खून है और जीना उसका कौन सोचता। वो तो जैसे बेपतवार की कश्ती में सवार थी, खौफ ज़दा और मंजिल से लाइल्म। फिर सज्जद ने उसे शायद आखिरी फ़ोन किया था, ये तुम्हारी लड़ाई है ज़ैनी, ताया जान के सामने तुम्हें उठना होगा। तुम मेरे मनकूहा नहीं हो कि अदालत में मुकदमा करके तुम्हें जीत लाऊं। तुम स्टैंड लोगी तभी कोई फैसला होगा। आसिम और रूबा को मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा, और हाँ मैं ताउम्र तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी कमज़ोर जान पर सारा बोझ डालकर मुतमईन हो गया। और उधर वो क्या करती। दिनों में आफिया बेगम ने उसके लिए रिश्ता ढूंढकर बात तय भी कर दी, बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी का फैसला भी कर लिया। तकदीर जाने क्या रंग दिखाने वाली थी। होश के दाखिल लो आफिया, रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते बेटा। और बहू को हाथ से गए ही थे, अब बेटी का घर भी जुड़ा रही हो। दादी जान ने तो सख्त लहजे में उनसे कभी बात नहीं की थी, हत्ता कि उनके बेटे को लेकर अलग भी हो गई। मगर अब जब बात पोते और पोती की आई तो यकीनन असल से सूद प्यारा था, जानते हुए कमर कस के मैदान में कूदी थी। आफिया सुलग गई, घर मैंने उजाड़ा है या आप बदले लेने पर उतरी हुई है। उनके तेज लहजे में कही गई बात पर दादी हैरान हुई। मैं काहे के बदले लूंगी तुमसे, किसी को मेरा गस्ता बस्ता घर बर्दाश्त नहीं था। दौड़ तोड़ करके मेरे बेटे को वरगलाया और मेरी बेटी को बर्बाद होने नहीं दूंगी मैं। कहाँ वो कहाँ की कहाँ ले गई थी।
खुदा की पनाह माँगो आफ़िया, वो गुस्से से काँपने लगी थी और ज़रा अपने तौर पर भी गौर करो, दूसरों की तरबियत में कीड़े तो ज़रूर दिखाई देते हैं मगर खुद अपनी को हमेशा बिल्कुल दुरुस्त समझती हो। क्या ये सच है कि वो तुमने आत्मतंदेशी से काम लिया और एक हँसते-बसते घर को तबाह किया, अब अपने घर के सुकून को भी तुम खुद तहबाला ये दे रही हो। ज़ीना को उनका सारा किस्से में क्या कसूर है? इसका कोई कसूर नहीं, इसीलिए तो उसे कुर्बानी का बकरा बनाने से गुरेज़ कर रही हो। इत्मीनान से बोली दादी जान कुलसा कर उन्हें देखने लगी। शर्म करो आफिया, रिश्ते नाते खेल नहीं होते कि जब जी चाह खेल लिया, जब मर्जी ना हुई खेल खराब कर दिया। ये बच्चों की जिंदगी का मामला है। 5 साल इनकी मंगनी रही है, उन्होंने घुरका था, निकाह तो नहीं था। और वैसे भी जैनी को खुदा के फजल से अच्छा रिश्ता मिल चुका है। वो लोग 1-2 माह के अंदर शादी पर जोर दे रहे हैं। वो तफाकर से कहती उन्हें दुख और तासुब का शिकार कर गई थी। असजद में क्या बुराई थी, बहू इतना खूबसूरत और खूबसीरत बरोसरे रोजगार था। गेहूं के साथ घुन पिसने की रवायत तो बहुत ही पुरानी है। वैसे भी आपसे बात करना अबस है, आपने मेरे मुकाबले हमेशा ही दूसरों का साथ दिया है। वह आराम से बोली, मगर इस बार दूसरों की सफ में तुम्हारा बेटा है आफिया, सोच समझ के कदम उठाओ। खुद मेरे पास आया है, ना कि मैं उसे। उन्होंने नसीहत की, मगर कोई नसीहत चाहे तो भी मेरी तरफ से तो रिश्ता ही खत्म है। बाकी जो बातें अपने बेटे से तय कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। आफिया बेगम ने रुखाई से बात ही खत्म कर दी। कासिम ने तो साफ इस मंगनी का बायकॉट किया था और जीना को भी इनकार के लिए डट जाने के लिए खूब उकसाया था। क्या करूं, माँ बाप के सामने आ खड़ी हूँ। वो माँ बाप खुद से, जिन्हें सब कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो कुछ सोच कर भी नहीं, मैं कुछ वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। बगावत इसी को कहते हैं। फिलहाल जिंदगी बर्बादी की तरफ जा रही है। मुकामल बर्बादी से पहले सद्देबाप कर लो। जब तक वो खुद घर वालों से बात नहीं करेगी, बात में वज़न नहीं आएगा। मगर आफ़िया बेगम और शबीर अहमद से इस मौजू पर बात करने में और हसरत के बगैर मर जाने का डायलॉग बोलने की हिम्मत तो वो मरकर भी नहीं कर सकती थी। आफ़िया बेगम तो उसे निगाहों ही से चीर फाड़ डालती और रहे शबीर अहमद, तो उनकी तक आफ़िया बेगम ने औलाद को जाने ही कब दिया था। अलबत्ता फारिया के सामने उसने ढेर एतराज़ किया था। देखो ज़ैनी अम्मी, वैसे ही तो ये फैसला नहीं कर रही ना, दिल दुखाया है तो ही दुखा है तो ही मुकाबले पर आई है। उसे पहले जुमले ही ने अंदाजा हो गया था कि आफिया की ब्रेन वॉशिंग आफिया बेगम अच्छी तरह कर चुकी है, वरना यही आफिया अच्छे से बेहद मुतासिर थी, बल्कि उससे काफ़ी दोस्ती भी थी फारिया की। जिसका दिल दुखा हो वो दूसरों का दिल ना दुखाने का सोचता है। अम्मी तो फिर भी मेरा दिल दुखाना चाहती है। जेना की आंखों में आंसू भरकर मिलते जाना नजरों से उसे देखा था। तुम बेवकूफ़ हो, पूरी जिंदगी इज्जत नहीं है तुम्हारी। फारिया ने उसे समझाना चाहा था। मेरी पूरी ज़िंदगी है आपकी। पिछले 5 वर्षों से जिस शख्स को आइंदा ज़िंदगी में हर पल अपने साथ सोचती आई हूँ, उसे यूं मैं अपनी ज़िंदगी से माइनस नहीं कर सकती। उसके आंसू तवातर बह रहे रहते हैं। इतनी कमज़ोर मत बनो ज़ैनी, ज़िंदगी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाती। बेवकूफ़ी की वो बातें जिन पर बाद में तुम्हें हंसी आती है, हंसी नहीं आएगी। जिनके फैसले चलेंगे मेरे लिए तो फ़कत रोना ही रोना है। आप ही वो वाकई रो दी थी। आफिया को भी गुस्सा आया। तुम अपनी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। अम्मी का सोचा है कभी आसिम के फैसले से उनके दिल पर क्या बीती है, कैसे नीचे दिखाया है उन्होंने वहां रखकर उन लोगों ने अम्मी को मारे दुख के उसके आंसू थम गए। हाँ, इसमें भी वो लोग ही गलत है। आप ही वो शदीद तासुब से बोली तो अल्फाज जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। हमारा भाई हमारा माया जाया अपने छोटे छोटे बच्चों और बीवी को लेकर आधी रात को घर से निकलता है तो उसे पनाह देने वाला हमारा दुश्मन है। नहीं नहीं चाहिए था उन्हें अपने घर के दरवाजे बंद कर लेने चाहिए थे, या उन्हें धक्के देकर निकाल देता। फारिया संभली थी। मैंने ये नहीं कहा, मगर आसिम की भी गलती थी। उससे किसने कहा था ऐसा कदम उठाए और अपने साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करे। अम्मी ने क्या कभी मुफाहमत इख्तियार की ही नहीं की। आप ही रूबा भाभी तो बहू थी, मगर अम्मी ने तो कभी माँ बन के भी उन्हें मगर अम्मी ने कभी भी माँ बन के उन्हें इस घर में कबूल नहीं किया। जहाँ रिश्तों को कबूलने की बजाय महज बर्दाश्त किया जाता हो, वहाँ रिश्तों की बुनियादी फ़कत रीत होती है, फौलाद नहीं होती। वह सिर्फ रेत होती है। तल्खी से हकीकत बयान कर रही थी। आफिया ने उसे नागवारी से देखा। ये अम्मी ने कभी मुफाहमत इख्तियार नहीं की। आप ही अरूबा भाभी तो बहू थी, मगर अम्मी ने भी कभी माँ बनकर उन्हें इस घर में कबूल नहीं किया। जहाँ रिश्तों को कबूलने की बजाय महज बर्दाश्त किया जाए, वहाँ रिश्तों की बुनियाद फ़कत रेत होती है, फौलाद नहीं। वह तल्खी से हकीकत बयान कर रही थी। फारिया ने नागवारी से उसे देखा। वो भी कुछ कम नहीं करके नहीं गई। हाँ, उनका कसूर तो बहुत बड़ा है। आराम से बैठी रहती, बिस्तर पर पका पकाया खाती रहती। वो भी इसी के अंदाज में बोली, अब भी देख लो, बिना सोचे समझे फैसले का नतीजा। फारिया ने फिर फौर कहा। उसे रोना आने लगा। अम्मी को मेरी ज़िंदगी की बर्बादी का कोई एहसास नहीं। एहसास है तभी तो ये कदम उठा रहे हैं। वो लोग भी इनकी इज्जत नहीं रख रहे, वो बाद में क्या करेंगे। फारिया को माँ ने मुकम्मल पट्टी पढ़ाई थी, उसकी तो अपनी कोई सोच ही नहीं थी। इज्जत ही तो रखी है उन्होंने आप ही, मगर अम्मी समझे तो ना, अगर दरवाजे से लुटा देते भाईजान को
उनके बीवी बच्चों को सड़कों पर रहने देते तो इज्जत बचती है आपकी। और रंजा गरम से चीख उठी तो फारिया सटपटाई क्या है तो वो ठीक रही थी, मगर आफिया ने भी रिश्ते ख़त्म करने की जो वजूहात बताई थी वो गलत ना थी। अम्मी सिर्फ अपनी अनाज की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इस खेल में वो बेटा तो हार ही चुकी है, बेटी की ज़िंदगी भी दगाव पे लगा रही हो। वो भीगे तल्ख लहजे में बोली तो फारिया ने सर थाम लिया, मतलब वो बेबस और लाचार थी। असद का फोन आया तो वो रोती चली गई, साथ ही जो मुंह में आया वो भी कह दिया उसने। बहुत तहम्मुल के साथ सारी लान तान सुनी और उससे दिल का गुबार निकालने दिया। जब वो थमी तो रिसान से बोला, अब जाओ अपना मुंह पर पानी के एक छींटे मार के आओ। वो वाकई वो सेल फोन रख गई। जब मुंह हाथ धोकर टॉवल से खुश करके आई तो खुद को काफी बेहतर महसूस किया। कैसी हो? जैसे बड़े नॉर्मल हालात में गुफ्तगू कर रहा था। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने को फोन किया है आपने? जिस जिस पर तप सुलगती थी तपी थी। मैंने सोचा शायद ताईजान बदल गई है, मगर वाह हसरत। वो गहरी सांस भर कर बोला तो जीना को रोना आने लगा। हसरत प्लीज कुछ करे, अम्मी कहीं और मेरी बात तय कर चुकी है। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, बताया है मुझे आसिम ने। वो तो बहुत गुस्से में है, यहाँ से जाने का कह रहा था, मगर मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। कोई ठिकाना नहीं है उसके पास, हमारा क्या होगा? जब उसकी आवाज़ कब कब आई थी देखो जैनी, आसिम को यहाँ से चले जाना मसले का हल नहीं है। जो कुछ होना था वो हो चुका, मगर वो यहाँ से चला भी जाएगा तब भी ताईजान जितनी आगे बढ़ चुकी है उनकी वापसी मुश्किल है। बड़े मतवद्दल लहजे में बोला तो जीना सदमे से चिल्ला उठी, तो और क्या करना चाहिए मुझे? इस उल्लू के पट्टे से शादी कर लेनी चाहिए जिसने मुझे मेरे लिए ढूंढा है। मैं ये नहीं कह रहा, हसन ने कहना चाहा, मगर वो सुन कहाँ रही थी। वापसी तो मेरी मुश्किल कर दी आपने हसरत, मैं तो इन जज्बों से नाशना थी, इन रास्तों से यकसर लाइल्म। अब गली में लाकर कहते हैं रास्ता खुद तलाशो, तो क्या करूं, भगा के ले आऊं तुम्हें? वो भी कदर गुस्से में आया था, तेज आवाज में बोला तो वो रोने लगी। आई एम सॉरी जैनी। वो फौरन ही ठंडा पड़ा। मेरी जान, मैं बस इसी सूली पर लटक रहा हूँ। तुम क्या समझती हो ताई जान के इस फैसले से मेरी जिंदगी को खिलाकर नहीं रख दिया? तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली बहार लड़की हो जिसके लिए मेरी बहुत खास फीलिंग्स है जैनी। इतने अरसे में मैंने तुम्हारे बगैर कुछ सोचा ही नहीं था, मगर अब मैं जो कुछ भी करना है दो तुम्हें ही करना है। मगर अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना है। मैं क्या करूं? निकाह के वक्त इनकार कर दूं? वो चिड़ी, हाँ तुम कर सकती हो, तुम्हारा मजहब तुम्हें हक देता है। वो फिल फौर बोला, मजहब तो बहुत से हकूक देता है, गजब तो ये दुनिया वाले ही करते हैं। उसने तल्खी से कहते हुए एक सांस से आंसू झटका था। मेरी बस में कुछ भी नहीं जैनी। ताई जान ने फोन करके मेरी माँ और माँ से बढ़कर दादी जान से बहुत फजूल बातें की हैं। मेरी बर्दाश्त से बाहर ने ऐसी सूरत हाल में मैं उन्हें तुम्हारे यहाँ भेजने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मैं भी ताई जान वही करेंगी जो वो सोच चुकी है। मैं क्या करूं? कामरान से शादी कर लूं चुपचाप? उसका दिल कटने लगा था। तुम हक रखती हो इनकार का जैनी। अजय से उसे याद दिलाया था, दिन ही कितने रह गए। अजय वो बिलक गई। इनकार का क्या है जैनी? वो तो निकाह के वक्त भी कर सकती हो, मगर बेहतर है अभी करो और इस पर अड़ जाओ। कम से कम लड़के वालों के निकाह वाले रोज तो इंसल्ट ना हो। वो उससे समझा रहा था, आप खुद क्यों नहीं करते कुछ? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। वो अपने माँ बाप का सोच कर ही डरने लगी थी। वो भला इतनी हिम्मत कहाँ दिखा सकती थी, मगर अफजल ने साफ लफ्जों में उससे कह दिया था कि आजमाइश में उसे खुद से ही निकलना पड़ेगा और उसे भगा के ले जाने के हक में कतई नहीं था। और आज कामरान की माँ और बहन उसे शॉपिंग के लिए ले जाने वाली थी। अच्छा है ना तड़पते रहना। फिर अगर नहीं कुछ भी कर सकते तो मैं भी इतनी दलेर नहीं बन सकती। वो गुस्से में उनके साथ जाने को तैयार होगी। सुबह बतौर खास असीस को मैसेज करके बता भी दिया। दोपहर का खाना भी कामरान की अम्मी और उसकी बहन नाजिया ने उन्हीं की तरफ खाया। और उनके जाने के बाद चाय का दौर चला। आज जाफिया बेगम ने बतौर खास जीना की क्लास ली थी। खबरदार जो आज उसके सामने मातमी शक्ल बना के आई तो याद रखो शादी तो तुम्हारी कामरान ही के साथ होनी है। फिर आज ये सब करके आइंदा के लिए मुश्किल पैदा मत करा। मेरा नहीं दिल नहीं चाहता। वो रोने को थी, मगर कोई रोता देखने को तैयार ही नहीं था। वो गनाई, फिर मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। ये दिल की बातें उन्हीं को बताना, उनकी धमकी महज धमकी नहीं थी। ये जीना अच्छी तरह जानती थी। ऐसे से बात होने के बाद उसने सोच लिया था अब वो हंसी खुशी कामरान के घर वालों के साथ जाके शॉपिंग करेगी। मोहब्बत का दावा तो वो भी करता था, इतनी आसानी से बर्दाश्त कर पाएगा? मगर अब जबकि उनके साथ गाड़ी में चली आई तो दिल डूबने लगा था। तो क्या मैंने अजय से बिछड़ने की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है? उसके कदम सुस्त पड़ने लगे। क्या हुआ? अभी से थक गई नासिया? उसकी सस रवि पर हंसी। मैं गाड़ी में जाकर बैठती हूँ, उसने खुश होते लब्बों पर जुबान फेरी। अभी तो ब्राइडल ड्रेस रहता है रजीना। वो कुछ बुरा मान गई। मैं थक गई हूँ, मैंने कभी इतनी शॉपिंग नहीं की। वो बेबसी से बोली। जी तो चाह रहा था सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाए। चलो कोई बात नहीं, तुम चल के गाड़ी में बैठो, हमारा थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ी देर तक हम भी आ रहे हैं। उनकी होने वाली सास नसीम बेगम अच्छे मिजाज की खातून थी, बेटी की तरह
उन्हें जरा जरा सी बात पर बुरा मानने की आदत ना थी। अभी उन्होंने जीना की जर्द प्रति रंगत पर सर्स खाया था। गाड़ी में ड्राइवर होगा, वो हिचकिचाई, तुम जाकर बैठो, वो खुद ही बाहर चला जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बस 15 मिनट का काम बाकी है। उन्होंने उसका सुखसार थपथपाकर तसल्ली दी। लहजा तसल्ली हमें लहजे में कहा तो उनका शुक्र अदा करती शॉपिंग प्लाजा के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जाने बगैर कि कोई घर से शॉपिंग सेंटर और प्लाजा से बाहर जाते हुए भी उसके ताकुब में है। ऑटोमेटिक डोर से बाहर निकलते ही किसी ने एकदम से उसकी कलाई थामी तो जीना की चीख निकलते निकलते रह गई। सरस से जिसारत करने वाले को देखा और उसको सामने पाकर मुतहैयर हो गई। कुछ कहे बिना उसका हाथ हमें एक तरफ चल दिया, साथ ही जीना बेजान कदमों से जैसे घिसटती जा रही थी। प्लाजा के बिल्कुल पास ही मौजूद छोटे से कैफे में लाकर उसने जीना का सर पड़ता हाथ छोड़ा तो वो एकदम से कुर्सी पर गिर गई। वो उसके मुकाबिल बैठा था। अब बताओ क्या हाल चाल है, वो बेहद बशाशियत से पूछने लगा। जिन्होंने खफासी निगाह उस पर डाली। मौसम की मुनासब से जीन्स पर गर्म शर्ट चढ़ा, वो लेदर की ब्राउन जैकेट की हाफ जिप खोले हुए था, गोया किस कदर इत्मीनान और आरामदेह सूरत हाल में था। वो मजीद शाकी हुई। बहुत अच्छे हाल में हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उसे जलाने के लिए कहा तो बरजस्ता बोला, हाँ वो तो मैंने देखा है, पिछले 2 घंटे तो जैसे तुम अपनी शादी की शॉपिंग कर रही हो, दिल लगा कर। जीना को रोने आने लगा। एक तो इतनी बड़ी मुश्किल का शिकार थी, ऊपर से वो तंजिया मजाक करने का अंत पहुंचा था। मेरे बस में जो कुछ है वही करूंगी ना। वो तड़की थी। हाँ ठीक कहा, औरतों के बस में बस यही अच्छी अच्छी सलाहियत होती है, शॉपिंग ही करती रहना। वो सर हिलाकर बोला। आप वो गुस्से से कुछ कहते कहते लब भीज गई। असद ने दिलचस्पी से उसके लाल भवोका होते चेहरे को देखा। मुझे इस तरह लाने का क्या मकसद है, उसने बेगानगी से पूछा था। आई एम सॉरी, तुम्हारी शॉपिंग में खलल पड़ा, मगर मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। वो मजे से बोला था। मिलने को या दिल दुखाने वो कुड़ी थी। दानिस्ता उसकी तरफ देख नहीं रही थी। इतने शानदार बंदे से जुदाई अब यकीनी थी तो दिल क्यों ना दुखता, मगर इधर तो जैसे किसी को परवाह ही ना थी। जरा सी जो मुस्कुराहट भी मान पड़ती। मैं क्यों दिल दिखाऊंगा भला, 1.5 घंटे तो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। आई मीन गाड़ी में बैठा था। अब जब से तुम्हारा एसएमएस मिला कि तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो आज, वो कह रहा था। जीना का दिल कदरे खुलसा गया। उसे फिक्र थी, तभी तो पिंडी से यहाँ तक का सफर करके आया था। क्या फायदा इस दौड़ लगाने का, अब क्या बाकी रह गया है। बाकी उसे याद करके फिर से रोना आया तो जब्त करने करने को इधर उधर देखने लगी। फायदा क्यों नहीं, बोलता उसे पूछने लगा। कोशिश करके खाना सुकून आवर होता है। आप क्या कोशिश करेंगे, आप दिन ही कितने रह गए हैं पीछे। जब पहले मैंने कहा था तो आपका जवाब था तुम्हें खुद कोशिश करनी है, फिर अब क्या तमाशा देखने आए हैं। फट पड़ी तो उसने आराम से कहा, यही तो चाहता था कि तुमको स्टैंड लो हूँ। उसने सर झटका। मैं अपनी अम्मी अब्बू के सामने कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं ये साफ गोई थी या अपनी बुजदरी का एतराफ। आसिम वहां से जाने को तैयार है, मगर मैं जानता हूँ ताईजान अब कभी भी दोबारा रिश्ते के लिए हामी नहीं बनेगी। तब वक्त या लड़के वाले खुद इनकार ना कर दे। वेटर चाय रख कर गया था। असजद ने कप उठाने का इशारा किया। वो संजीदगी से कहा, इसका दिमाग खराब हो गया जो मुझे इतनी महंगी शॉपिंग करवा रहे हैं। अगर इनकार ही करना होता तो तो इसके सस्ते तरीके भी मौजूद थे। वो चिढ़ गई। सर बुरी तरह दुखने लगा था। सो दिल जमी से चाय का कप था। मैं ऐसे में कतन ध्यान न रहा कि वो होने वाली सास और नंद के साथ आई थी और अब वो उसे ढूंढ रही होगी। असद ने चाय का घूंट बढ़ते हुए निगाह उस पर डाली। ददीज राश के लिबास में मलबूस दुपट्टा शानों पर डाले, वो अच्छी लग रही थी। ऐसे में उसका खफा खफा का अंदाज असजद को पहले से कमजोर लगी। उसकी निगाहों की तपिश ने जीनिया को पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया। तो मुस्कुराकर चाय खत्म करने लगा। जीने ने चाय खत्म करके कप रखा और कुर्सी के सिका कर उठने लगे। असजद ने उसका हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोका। किधर, मैं लेट हो रही हूँ, नादिया और आंटी इंतजार कर रहे होंगे। लादिया आंटी और नाजिया मुझे ढूंढ रहे होंगे। माय गॉड, उसे यक लगती ध्यान है कि क्या गजब होने वाला अगर उसके घर पहुंच गई तो। डोंट वरी जैनी, मेरे साथ हो तुम, वो नरमी से बोला। कब तक? जीना ने दुख से उसे देखा था। जाके सबको जवाब मुझे देना है। आपका एडवेंचर तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, बता देना। चाय पीने रुक गई थी। सो बट, वो लापरवाही से बोला तो जीनिया ने अपना हाथ खींचा और कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गई। हंसते जेब की अंदरूनी जेब में से कुछ एल्बम निकालकर उसके सामने रखी। मुस्तज़ई अंदाज से देखने लगी। कुछ यादें। हल्के से मुस्कुराया। जीनिया ने एल्बम खोली। पहली वो तस्वीर थी, देखकर उसे जोरों का रोना आने लगा। ये तब की तस्वीर थी जब वो पिंडी गई थी और उन्हें बाहर लेके गया था। निमरा और कुछ अहमद ने उनकी तस्वीरें बनाई थी, ढेरों तस्वीरें जिनमें सिर्फ और वो रस जैसे कितने काश, कितने शादा और फरमा। मुस्तकबिल के अंदेशे से बेखबर आंसू उसके रुखसार पर उतर आया। असजद ने लब भींचे थे। हकीकत तो ये थी कि वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ये कामनी सी लड़की बड़ों ने जिसे इसकी शरीके हयात बनाया था, कैसे आराम से उसके दिल में उतर गई थी। और अभी तो ख्वाबों का सफर शुरू हुआ था। अभी तो उसकी ताबीरें मिलनी थी और ये जुदाई
जो तो ये तो कहीं ना थी दोनों के बीच, पासा ही पलट गया। तुम पिंडी चलो मेरे साथ, वो दफ्तन बोला। जीना ने एल्बम बंद करके परे खिसकाई, दोनों हाथों से चेहरा रगड़ा। गोया शिकस्त तो ये के नशनात मिटाने की सही की, इससे क्या होगा, सियासी पनाह ले लो यार, तुम्हारा भाई पहले से मौजूद है। मुस्कुराया तो जीना ने विप्राय लहजे में कहा, अब कैसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है, मजबूर हूँ, क्या करूँ, ताया की बेटी हो, वरना कहता चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो बेबसी से बोला, तुम्हें यहाँ तक नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए थी, इनकार करती और फिर इस पर डटी रहती। मगर तुम बहुत बुज़दिल हो, जिंदगी को अपने मूड से गुजारा करते, जिंदगी को अपने मूड से गुजारा करते, उसके मूड से नहीं। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है, मुझे शौक हुआ है किसी और से शादी करना का। वो इस इल्जाम तराशी पर गुस्से में आ गई थी। अच्छा चलो उठो, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, फिर वापसी पे भी जाना है मुझे। वो बोला तो ज़ेनब ने मलामती नजाज में उसे देखा था। आप यहाँ टाइम पास करने आए हैं बेवकूफ़, वापसी पर तुम्हें घर छोड़ूंगा, ताया जान से मिलूंगा। हंसते हुए बोला जीना को खौफने के लिए, नहीं मैं इन्हीं के साथ वापस जाती हूँ, घर में क़यामत बच जाएगी। उसने मोबाइल स्क्रीन पर वक्त देखा, अभी आधा घंटा ही हुआ है, शायद ही वापस आई होंगी। शट अप, अब तुम मेरे साथ चल रही हो। और आराम से बोला। बिल के पैसे अदा किए, उसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। खुदा की लिए इज्जत, कई लोगों ने देख लिया तो वो खौफजदा हुई थी। अच्छा है, रिश्ता टूटने में मजीद आसानी होगी। बोला पर भाई से कहता उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। यह है वो गाड़ी जिसकी फ्रंट सीट पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वो मोहब्बत से कह रहा था, जीना की बल्कि नम हुई। अब क्या होगा इज्जत, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे। वो जर्द रूजर अंज में कह रही थी, नहीं कभी कभी मिल लिया करेंगे। एक चाबी घुमाते हुए शरारत से बोला तो वो चिल्ला उठी, आप बस यही कर सकते हैं और बस घर छोड़ दे मुझे इतनी जल्दी, अभी तो लॉन्ग ड्राइव हो मत। उसने हुआ तो अजीना ने दांत पीसे, भाड़ में गई आपकी लॉन्ग ड्राइव, आप मुझे घर छोड़ते हैं मैं रिक्शा कर लूँ। वो गुस्से से लाल टमाटर हो रही थी। कम ऑन जैनी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। पार्किंग लॉट से गाड़ी निकालते हुए वो शान से बोला, हाँ मैं क्यों गुस्सा करे, मुझे तो खुशी से फूले नहीं समाना चाहिए। आखिर को 5 साल मंगली टूटी है और मेरी, और उससे भी बढ़कर फ़ख्र तो इस बात का होना चाहिए कि साथ ही दूसरा रिश्ता भी मिल गया और अब शादी की तैयारियां जारी हैं। बेहद जब से कहते हुए उसकी आवाज़ भरा गई तो उसको अपनी शराफत पर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी, नहीं ये माजरत मुझे करनी चाहिए, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैं ज़ुबानी कलामी बात को पूरी ज़िंदगी पर मोहित कर बैठी। आपको तो ना पहले मुझ में इंटरेस्ट था ना अब, अच्छा हुआ किसी लेडी डॉक्टर से शादी कर लीजिएगा। वो तल्खी से बोली तो इससे हंसी आ गई, फिर उसकी तासुरात देखकर जल्दी से बोला, देखो अब तुम खुद मज़ाहिया बातें कर रही हो, हंसी भी आएगी मगर इसने तय कर लिया था अब एक लफ्ज़ भी ना बोलेगी। घर आने तक वो बुत बनी मिनट स्क्रीन के बाहर पार देखती रही। गहरी सांस भर के रह गया। कामरान के घर से आई गाड़ी वहीं खड़ी थी, ड्राइवर समेत। आप जाएं, वो लोग भी घर में हैं। वो बउजलत कहती नीचे उतरी। मुबादा कोई घर से निकल ही ना आए तो मैं भी मिल लेता हूँ ना, 5 साल पुराना मंगेतर हूँ तुम्हारा। उसने हाँक लगाई तो जख्मी निगाहों से उसे देखती हुई नीमा गेट से अंदर दाखिल होगी। अंदर आने तक असद का साथ भला बैठी थी, सिर्फ जुबान पर जलालतू का वर्ड था। उसे खबर थी कि आफिया बेगम उसका हशर करने वाली। मैं तो कॉल करके थक गई, मगर उसका सेल ऑफ था। शायद फारिया की आवाज़ कॉरिडोर के सिरे पर ही उसे अलर्ट कर गई। उसे ख्याल था अपना मोबाइल उसने ऑफ करके पर्स में रखा था, तो वो रुक गई। खुदा खैर करे, शायद के हालात वैसे भी ठीक नहीं। कामरान की अम्मी की आवाज़ से पेशानी टपक रही थी। मैंने तो जीती जागती बच्ची आपके हवाले की थी। मुझे तो समझ नहीं आती कि आफिया बेगम अपने लहजे की तेज़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। कमाल करती हैं आंटी, आपका क्या ख्याल है कि खुदा न खास्ता हमने उसे कहीं इधर उधर कर दिया। नाजिया को सख्त गुस्सा आया। इतनी आसानी से आप बरी जुमा भी नहीं हो सकती, हमने आपसे के साथ भेजा था और अब सूरत हाल ये है कि उसका कहीं अता पता ही नहीं। मोबाइल भी ऑफ है। फारिया ने भी उन्हीं को बरूद इल्ज़ाम ठहराया था। वो दोनों माँ बेटे गुस्से में आ गई। दोनों तरफ से तंदो तेज मुकालमों का तबादला जारी था। जीना को मंजर आम पर आने के लिए अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करनी पड़ी। उसके लाउंज के सिरे पर नमदार होते ही एकदम खामोशी आ गई। ये ले आ गई आपकी बच्ची। कामरान की अम्मी ने तंजिया का। आफिया बेगम बेख्तियार उठ के उसकी तरफ बढ़ी। कहा थी, तुम जीना पता है किस कदर परेशान हो रहे थे। वो खामोश नहीं, एक दिल में था जो आवाज़ बुलंद खौफ धक धक कर रहा था। पूछ ले इससे, हम इसे अपनी गाड़ी में ही बैठने को कहा था। नाज़िया तल्खी से कहा थी तुम, फारिया ने तख्ती से पूछा। उसे बिकती सूरत हाल का अदराक हो रहा था। वो मैं प्लाजा से निकली तो मुझे गाड़ी ही नजर नहीं है। मैं वापस गई तो ये लोग भी नहीं थे। मैं कितनी देर वहां ढूंढती रही। सूख निकलते उसने माजत खाना अंदाज में कहा, और तुम्हारा मोबाइल। आफिया बेगम की ने उसकी हवाइयाँ उड़ती शक्ल को बगौर देखा। वो उसकी बैटरी ऑफ हो रही थी। आई एम सॉरी। वो बारी बारी सबकी शक्लें देख रही थी। मेरे ख्याल में हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। नाजिया ने बहुत संजीदगी से कहा था। सॉरी नाजिया बेटा, बस जज्बात में आकर मैं कुछ उल्टा सीधा कह गई। आफिया बेगम को समझाना का ख्याल आया था। कुछ नहीं, आप काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कह गई हैं। नाजिया उन्होंने जताया तो शर्मिंदा सी हो गई। सिचुएशन ही ऐसी थी बेटा, वरना ऐसे रिश्ते तो बाहमी एतमाद की बुनियाद पर ही चलते हैं। फारिया ने निगाह सपाट चेहरा लिए जीना पर थी। इससे ये बात और
उसे बात कुछ और ही लग रही थी। बहरहाल अब काफ़ी देर हो गई, हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। अभी तो टेंशन से वैसे ही तबीयत बिगड़ी हुई है। कामरान की अम्मी का मूड भी कुछ ख़ास अच्छा ना था। आफिया बेगम फारिया उनके आगे बिछ गई, मगर फिलहाल वो रुकने के मूड में कतई ना थी। खड़े खड़े ही रुखसत हो गई। आफिया बेगम ने गहरी सांस भरी। कहाँ गई थी तुम? फारिया ने शकीन अंदाज में पूछा तो आफिया बेगम भी चौंक गई। सीधी घर ही आ रही हूँ, कहीं जाना होता तो क्या वापस आती? उसने उल्टा जवाब दिया था। वो मुतमईन थी। मुझे पता था तुम्हारी बेवटी कोई ना कोई रंग जरूर दिखाएगी। इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आई तुम्हें? ले देकर हमारी ही इज्जत ख्वार करा दी। मैं तो मुझ पर चढ़ दौड़ी, समझ में नहीं आ रहा कब क्या बनेगा। वो दोनों तो बड़ी नाराज गई है। मेरा तो कोई कसूर नहीं, और ये भी कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं कि इसका इशू बनाया जाए। जो होगा देखा जाएगा। वो लापरवाही से कहती अपने कमरे में चलेगी, मगर मुस्तकबिल उसके सामने सवालिया निशान के माने था। जसद का रवैया उसकी समझ से बाहर था। उनके अंदाज में वो शिद्दत और तड़प मफकूद थी जो जुदाई के ख्याल से होनी चाहिए थी। तो याद आया पिंडी की रिहाइश के दौरान वो कैसे पल पल उसका ख्याल रखता था। उसकी बातें, उसके अंदाज, उसकी मोहब्बत यूं ही वो जीना के दिलो दिमाग में नहीं समाया था। मगर अब जीना को रोना आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। असद का रवैया तो ऐसा था जैसे कह रहा हो जान बची सो लाखों पाए। कितने आराम से उसने कह दिया था, अब जो भी करना है तुम्ही को करना है। हालांकि वो जानता था जीना इस मामले में इतनी ही बेबस है जितना कि वो खुद। अगले दिन आसिम चला आया। आफिया बेगम यूं लापरवाह थी जैसे कुछ मामलात हुए ही ना। आप जैनी के साथ अच्छा नहीं करी। मैं तो यूं भी माँ के सामने बोल लिया था। शादी के बाद तो और भी मुंह फट हो गया था। बकौल आफिया बेगम ने तुमने बहुत अच्छा किया सबके साथ, जो उसकी हमायत का परचम उठाकर लाए। वो तंग कर बोली, आपकी नाराजगी मुझसे थी। जो जीना की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? वो तब गया था सब तुम्हारी दादी की पढ़ाई पट्टियां हैं। तुम्हें तो ले गई, बेटी को भी उसकी खाई में फेंक दूं। वो तफक्कुर से बोली तो वो चिल्ला उठा, अभी भी आप यही कर रही है? जानती है आपका इमरान रजा और उसके खानदान के बारे में? बस जिद में आकर जो रिश्ता मिला वो उसको हाँ कर दी। जीना को ठिकाने लगाना चाह रही है। चिल्लाओ मत, ये तुम्हारी दादी का घर नहीं है। वो नागवारी से बोली, हो भी नहीं सकता। वहाँ हर चीज को जायज बात कहने का हक है, चाहे कितनी ही ऊंची आवाज हो। वो तलखी से बोला, तो जाओ रहो वहाँ अपनी बीवी बच्चों के साथ। यहाँ क्या ड्रामे करने आए हो? उन्होंने बेजारी से कहा था। आसिन मुतासिब से माँ को देखा। सारी उम्र जिन्होंने फकत अपने आप को ही देखा, अपने जज्बात और एहसासात मफादात को हमेशा दूसरों के जज्बात पर फोकियत दी थी। वो इन लोगों में से थी जो जिंदगी की बिसात पर अपनी तरजीहात हमेशा सेट करके रखते हैं, किसी और को इजाजत नहीं देते कि उनके मोहरों को इधर उधर करे। मगर यहाँ बेजान मोहरे नहीं, बल्कि जीना की जिंदगी का सवाल था जिसे वो किसी तौर बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। जिस शख्स को आपने जैनी के लिए चुना है वो अच्छी शोहरत नहीं रखता। जल्दबाजी मत करें, आप असद से उसकी शादी मत करें, मगर कम अज कम उसे यूं खाई में तो ना धकेले। वो बेहद तल्खी से कह रहा था। आफिया बेगम ने हाथ हिलाकर गोया मक्खी उड़ाई, फिर हकारत से बोली, जानती हूँ मैं। अरे सबके सीनों पर सांप लौट गए हैं। यूं चुटकियों में उन्होंने चुटकी बजाकर दिखाई। अच्छा रिश्ता जो मिल गया, तमाशा देखने की हसरत रखने वालों के को मुंह की खानी पड़ी है। लाहौल वाला उनके इतने गुरूर और तफक्कुर पर आसिम सर झटक कर रह गया। और जाना लंबी बहस बहस झगड़ा, चीखना चिल्लाना, कुछ भी आफिया बेगम को अपने इरादे से एक इंच भी ना हिला सका। बहुत पछताएंगी आप। अरे चल, माँ को धमकाता है। खबीस जो तू करके गया है वो भी देख चुकी हूँ। बालिश भर की छोकरी को उंगलियों पर नचा रही है तुझे। वहां रिश्ता भूली हुई थी। नचार आसिम को वापस लौटना पड़ा। अजद के घर वालों ने शबीर अहमद की तेरी मिन्नत समाजत की, मगर उनकी नाक को हाँ में ना बदल सके। बारात दिए गए वक्त पर ही उनके दरवाजे पर आई थी। अरे बच्चे तू कुछ करता क्यों नहीं? इतने आराम से तैयार हो रहा है जैसे बड़ी खुशी की शादी में शिरकत के लिए जा रहा हो। दादी अम्मा को अजद के हीरो बनकर सिचुएशन को ना बदलने पर बड़ा रंज था। अभी उसको टोके बगैर न रह सकी। हाँ तो शादी का मतलब ही खुशी होता है। जाकर परसा तो देने से रहा। और लापरवाही से बोला, तो तू ना जाके दिल दुखाने का क्या फायदा? वो किसी तो शादी में शिरकत खोने को राजी ना थी। भला वो जीना को देख पाती, मगर आफिया बेगम यहाँ भी दिल जलाने से बाज ना आई थी। उन्हें बतौर अहलो अयाल शादी पर इनवाइट किया था, और अजद ने इसका दावतनामे का यूं खैर मकदम किया कोई अपनी शादी का कार्ड हो। बल्कि बारात में तैयार होने के लिए उसने अपना शानदार सा सूट भी बनवाया था। उसकी पुरस्कार सरगर्मियां घर में किसी को हजम नहीं हो रही थी। रासिम को गुज़श्ता हफ्ते कितनी ही बार शहर से वो और आसिम गुज़श्ता हफ्ते कितनी ही बार शहर से बाहर गए थे। न जाना क्या करते फिर रहे थे। सब घर वालों को शादी में शिरकत का सख्ती से ऑर्डर था। उधर आसिम भी मुतमईन था। जीना की शादी की खबर सुनकर उस पर जो बेचैनी तारी थी, अब उसका नामो निशान भी ना था। वल्लाह आलम मुकर्ररा वक्त पर बारात की आमद से काफी पहले पहुंच गए थे। हजरत के समझाने पर सभी बड़ी मुरब्बत का मुजाहरा कर रहे थे। रिश्ते टूटने से रिश्ते तो नहीं खत्म हो जाते ना। और जब मैंने हर बात खुदा पर छोड़ दी है तो आप भी इसकी रजा में राजी हो जाए। अजय देखा तो सभी ने उसे देखा। वो कितने बावकार और बर्दाश्त के साथ शादी पर शरीक हुआ था। वाइट एम्ब्रॉयडर्ड नेवी ब्लू प्रिंस सूट में उसकी वजाहत काबिल दी थी। सलाम करके हस्बे आदत आफिया बेगम के आगे प्यार लेने के लिए झुका तो एक लम्हे को वो भी पछतावों में गिरने लगी।
ली। एक तो डॉक्टर, ऊपर से लाखों में एक, चलो खैर डॉक्टर ना सही प्रोफेसर ही सही, हज़ारों में एक तो कामरान भी है। उन्हें जल्दी खुद को पछतावे की गिरफ्त से निकाल लिया अंदर ही अंदर। वो उन सबकी बर्दाश्त और हिम्मत पे हैरान भी थी जो उन्होंने उसकी शादी में शिरकत की करके दिखाई थी। देखने वाले दोस्त रिश्तेदार दार अंगश्ते बदंदान थे। ऐसी रिश्तेदारी निभाने में लोगों से सीखना पड़ेगा। वो उधर बारात की मेहंदी के फंक्शन पर रो रो कर अपनी हालत खराब कर लेने वाली जीना पर दुल्हन बनने के बाद तो जैसे चुप तारी हो गई थी। उसने जिसके हर ख्याल को खुदा हाफिज कह दिया। बेईमान बनकर किसी के निकाह में जाना उसे कबूल ना था, मगर दिल था कि एक चुप ही तारी थी। दिमाग था कि हजारों सोचे और किसी एक पर मरकूज रहने की सकत ना सही। वो अभी भी खुदा से लड़ती आ रही, वो अभी तक खुदा से लड़ती आ रही थी। उससे शाकी थी, खफा थी। अब मन गई। मैं तेरी रजा में राजी हूँ मैं परवरदिगार, तूने मेरे लिए बेहतर। वो अभी भी खुदा से लड़ती आ रही थी, उससे शाकी थी, नाराज थी। अब मान गई थी। मैं तेरी रजा में राजी हूँ मेरे परवरदिगार, तूने बेहतर के बदले बेहतरीन का वादा किया है, तो यकीनन मेरे लिए इस नई जिंदगी में बेहतरी होगी। मैं जिसके काबिल हूँ मुझे उसी का नसीब बनाएगा। मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है। हर जमीन एड़ियाँ रगड़ने के लिए नहीं होती, हर जमीन के नीचे आबे जमजम नहीं होता। इस तरह हर जिद का अंजाम ख्वाहिश का पूरा होना नहीं होता। ये मैंने जान लिया है। वो फिर बारात आ गई। 15-20 लोगों पर मुश्तमिल मुख्तसर सी बारात का शायान शान तरीके से इस्तकबाल किया गया। अशर ने निगाहों ही निगाहों में आसिम से इस्तफसार किया। फ़ौरन मोबाइल से उसका नंबर मिलाने लगा और फिर कुछ ही देर बातचीत करने के बाद उसे अंगूठा दिखाकर सब सेट का इशारा किया तो मुतमईन सा अपनी परेशान फैमिली के साथ जा बैठा। निम्रा और अहमद को सोगवार से बैठे थे, बल्कि निम्रा तो वक्त से अपनी आंखों की नमी खुश कर रही थी। उसकी हिम्मत ना हुई थी कि जाके जीनिया को दुल्हन बना ही देख लेती। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वो आजरदा सी थी। फिर निकाह से कुछ वक्त पहले वो वाकया रूनुमा हुआ जो सिर्फ टीवी न्यूज़ में ही देखने को मिलता है। दुल्हन यानी कामरान रजा की दूसरी बीवी अपने भाइयों भाभी और माँ के साथ वहाँ आन पहुंची थी। साथ में उसके 2 बच्चे। कामरान की माँ बहन के रंग तो बदले ही, खुद दुल्हा मियाँ की शक्ल देखने वाली थी तो इनकार गाली गलौज कर दिया। सबको खूब ही ड्रामा देखने को मिला। इसके बाद सब औरतों ने मिलकर दूल्हे की जो दुर्गत की टुकाई की वो मुद्दतों याद रहने वाली थी। इसी शादी की ख्वाहिश में आने वाला दूल्हा अपनी दूसरी बीवी और उसके घर वालों से मार खाकर उनके आगे लग के मेरी चाह से चला गया था। आफिया बेगम शशतर थी तो शमीर अहमद पर भी बिजली करी थी। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। आफिया बेगम का सारा गुरूर और तंतना कुरान ने एक ही पल में मिट्टी में मिला दिया तो उनकी भी साथ उलट गई थी। उनकी शहमात देने वाली जात बहुत ताकतवर थी। आफिया पारिया जट पड़ती रंगत लिए गिरती पटी ब्राइडल रूम में आई थी। वो दुल्हन बनी जीना को छोड़कर दूल्हा देखने गई थी, मगर अब वापस आके वहाँ के ठंडे ठंडे मुक्के और रातों की तफसील बताने की हिम्मत कहाँ से लाती। जीना ने आगे वही तो पड़ी थी। दूल्हा भाग गया। जैनी और जीना ने उसे यूं देखा जैसे बात समझी ना हो। कामरान शादीशुदा निकला, बल्कि ये तीसरी शादी थी। पहली को तलाक दे चुका है, दूसरी उसके घर वालों ने उसे मार पीट कर ले गए। जीना साकित बैठी थी। इस कदर जिल्लत बाहर की दुनिया में तो तमाशा हुआ था वो उसी के नाम का था। या खुदा कौन सा गुनाह मेरे रब, ऐसी कड़ी आजमाइश ने करब से आंखें मोद ली। कारिया उसे खुद से लिपटाकर रोने लगी। उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। इस पूरे हॉल में जब ये तमाशा हुआ तो फकत 2 नफूस रहते थे जो पाँव पसारे कुर्सियों पर विराजमान, सीने पर बाजू लपेटे बैठे तमाशा देख रहे थे। असजद और आसिम बाकी सब घर वालों पर अफवाह खैज मामला की तहकीक के लिए भागे थे। और जबकि शबीर अहमद का ऊंचा शिमला मिट्टी में रुल रहा था तो उन्हें सबसे पहले गले लगाने वाले और उनकी हिम्मत बनाने वाले चचा जान थे। काफिया बेगम तो शर्म से मरने को थी, रोए चली जा रही थी। बेटी की बर्बादी का खूब एहसास हो रहा था। एक बारात हम भी लाए। शबीर अहमद, क्या बेटी को हमारे साथ रुखसत ना करोगे? दादी अम्मा को तो यूं भी अपनी इसी करने की आदत थी। बड़े फख्र और मान के साथ बेटे से कहा तो माँ से लिपट कर रो दिए। आफिया बेगम का गरूर मुंह के बल गिरा था। क्या इस सारे तमाशे के दौरान उन्होंने कई रिश्तेदारों के और पर धीमी सी मुस्कुराहट ना देखी थी? वो क्यों कर ना मोम होती। चची जान से सामने बिलक उठी तो उन्होंने सीने से लगाकर इज्जत दी। जो तमाशा हो चुका उसे भूल जाओ, जो घर की बातें हैं उन्हें बाहर निकलने का मौका मत दो। बड़े फख्र के साथ बेटी को रुखसत करो। दादी अम्मा ने नसीहत की तो आफिया को पहली बार उनकी नसीहत बुरी नहीं लगी। वो दबक कर उठी। नुखा ख्वान और गुआ अंदर तशरीफ ले आए थे। कौन? वो हजरत का नाम सुनकर साकत सी रह गई तो कुर्बानी का बकरा। उसकी आंखों आंसू से भर गई। जाब और कबूल के मराहिल तय हुए। निकाहनामे पर दस्तखत किए और अपना आप असद के नाम कर दिए, मगर इस तरह से
मुझे माफ़ कर देना जैनी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बल्कि बहुत बुरी औरत कहो, तभी किसी को किसी भी अच्छे रिश्ते को अच्छे तरीके से नहीं निभा सकी। रुखसती के वक्त आफिया बेगम उसे गले लगाकर माफ़ी मांगती रो पड़ी, तो उसके भी जब्त का हर बंध टूट गया। इतना अच्छा फैसला हो गया, इसका मतलब यही है कि खुदा ने हमें माफ़ कर दिया, तभी तो खाई में गिरने से बचा लिया। शबीर अहमद जिंदगी में पहली बार इतनी आजिज़ी दिखा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है यार, दूसरी पार्टी टाइम पर पहुंच गई। मैं तो डर ही गया था, आसिम मस्जिद के साथ चिपका हुआ था। अबे साले, मैं तेरी बैंड बजा देता, अगर मेरा बैंड बाजा ना बजता। तो वो ज़हरे लब मुस्कुरा रहा था, निम्रा खुश थी। अमर शाद और आसिम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये सब आसिम और असजद की ही इन्वेस्टिगेशन और फिर प्लानिंग का नतीजा था। कामरान की दूसरी बीवी और घर वालों को इन टाइम बुलाकर सब मामला खत्म कराया था। वो चाहते तो एक आध दिन पहले भी कामरान की पोल खोल सकते थे, मगर उम्मीदें वाकिफ थी कि आफिया बेगम जीना के लिए कोई और रिश्ता ढूंढने निकल पड़ती, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। इन टाइम हो जाने वाला हो मगर यूं इन टाइम वो जानते थे कि असजद ही फर्स्ट चॉइस होगा, इसलिए मगर यूं इन टाइम वो जानते थे कि असजद ही फर्स्ट चॉइस होगा, इसलिए मजबूरन कामरान की बीवी को ऐन बारात वाले दिन का टाइम दिया था, जिसका क्लाइमैक्स बहुत खूब हुआ था। 3 घंटे के मुसलसल सफर के बाद वो लोग पिंडी पहुंचे तो रात के 3 बज रहे थे। नींद और थकावट से सबका बुरा हाल था, मगर खुशी हर तकलीफ पर हावी थी। आसिम और उसकी फैमिली वहीं रह गए थे, घर वालों के साथ ही। अब वलीमा में शिरकत करने के लिए आते आराम और सुकून के साथ 2 दिन बाद ही मुनक्कद किया जाना था। तय पाया था। आफिया बेगम ने खुले दिल और खुले बाजुओं के साथ बहू और पोतों का इस्तकबाल किया था। अरशद कमरे में दाखिल हुआ, हैंड लॉक दबाकर पलटा तो ठिठक सा गया। वो बेड की बजाय कुर्सी पर विराजमान थी, उसे देखकर खड़ी हो गई। सुर्ख जरतार लहंगे में वो बेहद हसीन दुल्हन बनी थी, मगर सीने पर बाजू लपेटे खफा और नाराज। वो मुस्कुराया, मगर उधर वही तेवरी पे बल। असजद ने बाजू वार कर दिया, मगर वो कोई फिल्मी हीरोइन नहीं थी जो भागकर उसके सीने से लग जाती और द एंड हो जाता। ये सब क्या ड्रामा है? वो तलखी से बोली तो गहरी सांस भरकर असजद ने बाजू नीचे की ओर चंद कदमों का फासला तय कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे शक था तुम गोल्डन नाइट को यूं ही जाया कर दोगी मुनकर नकीर, मुझे सिर्फ सच जानना है। वो बज़िद थी। सच्ची बताऊं, मुझे तुम्हारे होंठों का ज़ख्म बहुत अच्छा लगता है। वो सरगोशी में कहता उसकी जानिब झुका, तो राफखंदा वो फ़ौरन पीछे हटी थी। असजद ने उसकी चू भरी कराई थाम ली। ये सब अल्लाह की मर्जी है ज़ैनी, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए था, फिर हम किसी और का नसीब कैसे बन सकते थे? वो बड़ी सहूलत से उसे बाजुओं के घेरे में लेते हुए नरमी से बोला, तुम्हारे तशक्कुर की ज़िना की आंखें भर आई। मैंने सोचा घर वालों ने आपको कुर्बानी का बकरा बना डाला। शाबाश, मैं स्पेशल सूट बनवा कर इस मौके के लिए पहन कर गया था। और तुम्हें मेरे मुतल्लक कभी कोई अच्छा ख्याल आया था? जो अब आता वो किराया, अगर वो शादीशुदा ना होता तो फिर क्या होता? वो उसकी बाहों के घेरे में भी परेशान थी। असजद ने उसे अपने सामने उसके होंठों पर इंगिश्ते शहादत रखी। ये खुदा के फैसले हैं ज़ैनी जान, वो जो चाहता है वैसे ही होता है। अगर तुम मेरे नसीब में ना होती तो मैं कोई भी हरबा आज़मा लेता, नाकाम रहता। थैंक गॉड। वो भीगी आंखों समेत हंस दी तो हजरत ने दिलचस्पी से इस धूप छाँव का मंजर देखा था। हाँ, थैंक गॉड। और अब तो उसे शरारत से कहते बाजू खोले तो वो शर्माई जाती हुई उसकी पनाहों में आ गई। वो खुदा की रज़ा में राज़ी हुई तो खुदा ने उसे अपनी रज़ा को उसकी रज़ा बना डाला। उसकी चाहतों के फूल राह के धूल बनने से बच गए थे। इसके साथ ही हमारा आज का नावल ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का नावल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको नावल पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर नावल के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी बेहद अच्छे नावल के साथ, तब तक के लिए